ये प्लस आई इफेक्ट होते हैं। और इन इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप को हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप या इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप या प्लस आई ग्रुप। ठीक है, ये इनकी प्लस आई पावर होती है। किस बेसिस पर लिखा सर? चार्ज डेंसिटी के बेसिस पर लिखा है ना, चार्ज डेंसिटी के बेसिस पर लिखा। जिसकी चार्ज डेंसिटी ज्यादा है वो आसानी से डोनेट कर रहा है। देखें जरा, तो जब कभी भी किसी एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर से आप मॉलिक्यूल की प्रॉपर्टीज जैसे बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड एनर्जी एक्सप्लेन ना कर पाओ तो हमें एक से ज्यादा स्ट्रक्चर की जरूरत पड़ती है। उन्हीं स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं रेजोनेटिव। हेलो बच्चों, बहुत बहुत नमस्कार नमस्कार नमस्कार, सभी लोगों को बहुत बहुत नमस्कार है। तो आज हमारा जीओसी का माइंड मैप रिवीजन चल रहा है और बेहतरीन तरीके से आप लोगों ने अगर जीओसी कवर कर लिया है, जिन बच्चों ने, वो आराम से रिवाइज कर लें। और जिन्होंने अभी नॉर्मल लेक्चर में नहीं पढ़ा है वो लेक्चर पढ़ के भी बाद में देख सकते हैं, है ना। तो अपन रिवाइज कर लेते हैं जीओसी को फटाफट से, क्विक। क्या क्या कहानी इसमें होती है, आइए। सबसे पहली बात करें हम इंडक्टिव इफेक्ट की, है ना। जीओसी में, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इंडक्टिव इफेक्ट की बात कर लेते हैं अपन कि इंडक्टिव इफेक्ट क्या होता है। ठीक है, पहली बात जरा ध्यान से देखें कहां पर ऑपरेट होता है। ये सिग्मा बॉन्ड में ऑपरेट होता है, पार्शियल चार्ज का डेवलपमेंट होता है। सिग्मा बॉन्ड में ऑपरेट होगा, पार्शियल चार्ज का डेवलपमेंट होगा। पार्शियल चार्ज का डेवलपमेंट कैसे होगा? पोलराइजेशन के थ्रू, है ना। पोलराइजेशन होता है, यहां पर पोलराइजेशन होता है। इंडक्टिव में पोलराइजेशन होता है और रेजोनेंस में डिलोकलाइजेशन होता है। ठीक है, डिस्टेंस पर डिपेंड करता है और थर्ड कार्बन एटम के बाद इसको नेग्लेक्ट कर सकते हैं। आइए जरा समझ लेते हैं। सपोज मेरे पास दिया हुआ है इथेन। इथेन में ये बॉन्ड क्या है? अगर मैं आपसे पूछूं तो आप बोलोगे सर नॉन पोलर है। क्यों नॉन पोलर है? क्योंकि इसके बीच का इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस नहीं है, यानी कि डाइपोल मूवमेंट जीरो होगा। दोनों कार्बन लगे हुए हैं। लेकिन अगर मैं यहां एक एच हटाकर Cl लगा दूं, ध्यान से देखना जरा, अगर मैंने यहां पर एक एच हटाकर Cl लगा दिया तो अब इसमें पोलरिटी आ जाएगी। अब ये बॉन्ड पोलर हो चुका है। कैसे? क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से ज्यादा है तो ये इलेक्ट्रॉन खींचेगा, तो यहां नेगेटिव आएगा। यहां क्या आएगा? पार्शियल पॉजिटिव। इसको मैं बोल रहा हूं डेल्टा वन। अगर इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी होगी तो ये इस वाले कार्बन से मांगेगा, तो यहां क्या आ जाएगा? डेल्टा टू प्लस आ जाएगा। और इतना आपको कंफर्म है कि डेल्टा वन प्लस ज्यादा होगा डेल्टा टू प्लस से। क्यों? क्योंकि क्लोरीन इससे डायरेक्टली जुड़ा हुआ है, इसका सीधा पड़ोसी है, इसका पड़ोसी का पड़ोसी है ना। तो ये सीधा जुड़ा हुआ है, यानी कि डेल्टा वन प्लस ज्यादा होगा इससे। और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस या चार्ज डिफरेंस आ गया तो अब आपका म्यू नॉन जीरो होगा, यानी कि ये बॉन्ड क्या हो चुका है? पोलर हो चुका है। इसी इफेक्ट को बोलते हैं इंड्यूस्ड इफेक्ट या इंडक्टिव इफेक्ट। क्लोरीन ने अपना इफेक्ट इस कार्बन की चेन पर डेवलप कर दिया। क्लोरीन ने अपना इफेक्ट इस कार्बन की चेन पर डेवलप कर दिया है, यानी कि इसने अपना क्या लगा दिया? इंड्यूस या इंडक्टिव इफेक्ट लगा दिया। क्लियर है बात? अब सर आपने बताया ये खींचने वाला है, क्या देने वाला भी हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। तो इसी बेसिस पर दो टाइप से हम क्लासिफाई कर सकते हैं, देने वाला यानी कि प्लस आई और खींचने वाला और माइनस आई। ठीक है, मान लीजिए कार्बन की चेन है, यहां मैंने ऐसा ग्रुप लगा दिया जो इलेक्ट्रॉन देता है। इलेक्ट्रॉन देगा तो कौन सा चार्ज डेवलप करेगा? डेल्टा वन नेगेटिव, डेल्टा टू नेगेटिव, डेल्टा थ्री नेगेटिव और डेल्टा फोर नेगेटिव। इलेक्ट्रॉन का फ्लो इस तरफ होता जाएगा। देने वाला ग्रुप है ये, है ना। तो डेल्टा वन नेगेटिव ज्यादा होगा डेल्टा टू नेगेटिव से, फिर डेल्टा थ्री नेगेटिव और फिर डेल्टा फोर नेगेटिव। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप कौन से होते हैं? जिनके पास चार्ज डेंसिटी ज्यादा होती है। सर ये चार्ज डेंसिटी क्या होती है? साइज कम होगा, चार्ज ज्यादा होगा तो चार्ज डेंसिटी ज्यादा होती है ना। तो चार्ज डेंसिटी अगर ज्यादा है तो ये इलेक्ट्रॉन दे देगा, और देगा यानी कि यहां पर नेगेटिव डेवलप करेगा और उसका इफेक्ट धीमे धीमे डिमिनिश या कम होता जाएगा। ये प्लस आई इफेक्ट होते हैं। और इन इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप को हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप या इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप या प्लस आई ग्रुप। ठीक है सर, इसका बता दो। आइए जरा देखते हैं। मेरे पास कार्बन की चेन है और यहां पर ग्रुप लगा है खींचने वाला, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा हुआ है, तो ये इलेक्ट्रॉन खींचेगा, यहां पॉजिटिव डेवलप करेगा। ये अभी मैंने जो आपको समझाया था क्लोरीन वाला केस, ये उसी टाइप का है। ठीक है, और डेल्टा वन प्लस ज्यादा है, डेल्टा टू प्लस, डेल्टा थ्री प्लस और फिर डेल्टा फोर प्लस। यानी कि पता क्या हुआ? इस ग्रुप ने क्या करा? इलेक्ट्रॉन खींचे। इलेक्ट्रॉन खींचे तो कार्बन की चेन पर क्या डेवलप कर दिया? पॉजिटिव डेवलप कर दिया। तो ईडीजी क्या करते हैं? कार्बन की चेन पर नेगेटिव डेवलप करते हैं। ईडब्ल्यूजी क्या करते हैं? विड्रॉइंग ग्रुप या खींचने वाले ग्रुप क्या करते हैं, या माइनस आई ग्रुप क्या करते हैं? कार्बन की चेन पर प्लस डेवलप करते हैं। सर ये देने वाले और खींचने वाले कौन कौन से होते हैं? ये पूरी सीरीज होती है जो ध्यान रखनी पड़ेगी आपको। जैसे देने वाले ग्रुप में देखें तो CH2 माइनस
ये इलेक्ट्रॉन डोनेट आसानी से कर देता है। फिर NH माइनस, फिर O माइनस, फिर CO माइनस, फिर 3 डिग्री अल्काइल, फिर 2 डिग्री अल्काइल, 1 डिग्री अल्काइल और फिर मिथाइल। TDH में देखें तो T आता है, फिर D आता है, फिर H आता है। एक और ऐड कर देता हूं, अगर SiH3 और CH3 में बात करें तो SiH3 का ज्यादा होता है CH3 से। ये इनकी प्लस आई पावर होती है। किस बेसिस पर लिखा सर? चार्ज डेंसिटी के बेसिस पर लिखा है ना, चार्ज डेंसिटी के बेसिस पर लिखा। जिसकी चार्ज डेंसिटी ज्यादा है वो आसानी से डोनेट कर रहा है। देखें जरा, जिसकी चार्ज डेंसिटी ज्यादा है वो आसानी से डोनेट कर पा रहा है, मतलब आसानी से रिलीज कर रहे इलेक्ट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन रिलीज करने वाले आपके सामने लिखे हुए हैं। ठीक है, आइए जरा माइनस आई पावर की बात कर लें तो NF3 प्लस NR3 प्लस SR2 प्लस NH3 प्लस NO2 SO3 HCN CHO कार्बोक्सिलिक एसिड FCl BRI OH, यहां आएगा C+C, फिर NH2 और फिर बेंजीन, फिर अल्कीन आएगा। और ये सारे इफेक्ट किसके रिलेशन में निकाले गए, किसके बेसिस पर निकाले गए? रेफरेंस माना गया हाइड्रोजन। H का इंडक्टिव नहीं होता, नो आई इफेक्ट। H का कोई इफेक्ट नहीं है, जीरो इंडक्टिव इफेक्ट बोलते हैं इसको, कोई इफेक्ट नहीं होता। इसके रेस्पेक्ट में निकाले गए, H के रेस्पेक्ट में। ठीक है, डाइपोल मूवमेंट वगैरह लगा के निकाल के सीरीज दे दी। अच्छा, ये वाली सीरीज कैसे ध्यान रखोगे और माइनस आई कैसे ध्यान रखोगे वो सुनो। यहां पर नेगेटिवली चार्ज वाले आगे आ रहे हैं देखो, और ये आपको वैसे भी याद हो जाएगा, कार्बन पहले आता है, फिर नाइट्रोजन, फिर ऑक्सीजन, है ना। ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है तो वो आसानी से डोनेट नहीं कर पाएगा कंपेरिजन टू दिस। और यहां पर ये O नेगेटिव, इस वाले O नेगेटिव को ध्यान से देखो तो इस O नेगेटिव में नेगेटिव डेंसिटी जो है यहां रेजोनेंस में इन्वॉल्व है, तो इसके मुकाबले ये वाला पीछे हो जाएगा। और फिर न्यूट्रल वाले आ जाएंगे, अल्काइल वाले। आइसोटोप के केस में मास नंबर ज्यादा, और अगर सेम फैमिली में चलोगे तो जिसका एटॉमिक नंबर ज्यादा, जैसे ये वाला हो गया। तो आप इस तरीके से ध्यान रख सकते हो। माइनस आई में आपको इसकी पूरी सीरीज का आपको मैं बता देता हूं, जिंगल याद रख सकते हो, ना फरहान ना फरहान, ना ऋतिक शाहरुख, ना हिमेश, ना ओमपुरी सलमान, साइना अली की कार में, फादर कलेक्टर, बेटा इंस्पेक्टर, और एल्कोहल की मम्मी, और एल्कोहल की मम्मी अल्काइन नहीं है, अल्काइन नहीं है, बेंजीन है। बेंज और इन ऐसे कर लेना, बेंज इन है। ठीक है, बेंजीन है। बेंज मतलब बेंजीन, इन मतलब अल्कीन। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसको याद रख सकते हो। क्लियर है एकदम? चलें आगे, मैं साइड हो जाता हूं अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो। आगे चलते हैं हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट पर। मैं अभी आपको एप्लीकेशन भी बताऊंगा इंडक्टिव के, एसिडिक स्ट्रेंथ वगैरह में। सारे इफेक्ट पढ़ लेंगे, फिर हम एक साथ एप्लीकेशन कर लेंगे, क्वेश्चन करना सीख जाओगे। सर हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट क्या होता है, आइए जरा देखते हैं। हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट में मेरे पास देख लेता हूं मैं, अलग अलग अगर एक्सप्लेन किया तो। हाँ, हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट में कहां कहां लगाते हो? कार्बोकेटाइन, फ्री रेडिकल और अल्कीन, इन तीन जगह पर लगता है। ऑल्सो नोन एज बेकर नाथन इफेक्ट, बेकर नाथन इफेक्ट भी बोलते हैं, और इसको नो बॉन्ड रेजोनेंस भी बोलते हैं, नो बॉन्ड रेजोनेंस भी बोलते हैं। ये नाम है इसके। कार्बोकेटाइन, फ्री रेडिकल, अल्कीन में लगता है। एक एक करके हम इनको डिस्कस कर लेते हैं। कार्बोकेटाइन में आ जाओ सबसे पहले, ध्यान से देखिएगा। कार्बोकेटाइन में क्या करना है? अच्छा, मैं पहले कंडीशन लिख दूं पीछे, यहां कंडीशन देख लो। हाइपर कॉन्जुगेशन की कंडीशन क्या है? चाहे ये हो, चाहे ये हो, चाहे ये हो, इन तीनों में अल्फा H होना चाहिए और अल्फा कार्बन sp3 होना चाहिए। ये कंडीशन चेक कर लिया करो। अल्फा H होना चाहिए और अल्फा कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज होना चाहिए, ये कंडीशन होती है। जैसे मान लो ये लिखा है, क्या ये हाइपर कॉन्जुगेशन एग्जिबिट करेगा?
इस कार्बोकेटाइन के पास वाला कार्बन अल्फा कार्बन होता है। यहां पर तुमको H दिख रहे हैं, बिल्कुल दिख रहे हैं। और क्या ये sp3 है? कैसे चेक करोगे sp3? 4 सिग्मा बॉन्ड होंगे, 4 सिग्मा बॉन्ड देखो, 1 2 3 4, यानी कि sp3 भी है और अल्फा H भी है, यानी कि ये हाइपर कॉन्जुगेशन एग्जिबिट करेगा। क्या ये वाला हाइपर कॉन्जुगेशन एग्जिबिट करेगा? रेडिकल के रेस्पेक्ट में चल लो, जैसे यहां चले थे, यहां से भी कर सकता है, यहां से भी कर सकता है। क्यों? दोनों जगह पर अल्फा कार्बन है, दोनों जगह अल्फा H है। क्या ये हाइपर कॉन्जुगेशन एग्जिबिट कर सकता है? बिल्कुल। अल्कीन के रेस्पेक्ट में देखो, यहां पर सभी जगह पर अल्फा कार्बन sp3 है और अल्फा H है। तो बस आपको चेक करना आना चाहिए। अभी हम सवाल करेंगे, कंडीशन देख लो, अल्फा कार्बन sp3 और अल्फा H। अब कार्बोकेटाइन की अगर मैं बात करूं तो ध्यान से देखना जरा, ये कार्बोकेटाइन है, इसके पास वाला कार्बन अल्फा कार्बन, और इन H को क्या बोलोगे? अल्फा H। ठीक है, ये सारे H क्या हैं? अल्फा H है, और अल्फा कार्बन sp3 है, यानी कि हाइपर कॉन्जुगेशन एग्जिबिट करेगा। हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर को डबल हेडेड एरो से बनाते हैं। ठीक है, बिल्कुल सही बात है। अब ध्यान से देखना, ये दोनों इलेक्ट्रॉन को मैं यहां शिफ्ट कर दूं तो मेरे को ऐसा नजर आएगा। देखिए, आप बोलोगे सर इसको क्यों किया, इसको क्यों नहीं किया? इसको भी कर सकते हो और इसको भी कर सकते हो। तो मैं एक एक करके कर देता हूं। पहले इसको कर देता हूं, और इसको करता हूं नीचे वाले को। तो हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर आपके बन चुके हैं ये। तो अगर आपसे कोई पूछे टोटल नंबर ऑफ हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर, टोटल नंबर ऑफ हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर, तो आप बोलोगे नंबर ऑफ अल्फा H, और ऐसा लिख दे ब्रैकेट में, इन्वॉल्विंग CH बॉन्ड ब्रेकिंग, CH बॉन्ड ब्रेकिंग, तो लिखेंगे नंबर ऑफ अल्फा H। लेकिन अगर सिर्फ ऐसा लिखता है टोटल नंबर ऑफ हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर, और ऐसा नहीं लिखा, अगर लिखा है इन्वॉल्विंग CH बॉन्ड ब्रेकिंग तो ये लिखेंगे, और ऐसा नहीं लिखा तो नंबर ऑफ अल्फा H प्लस ओरिजिनल स्ट्रक्चर। ओरिजिनल स्ट्रक्चर ये है और 3 स्ट्रक्चर ये बने, यानी कि +1। ध्यान रखिएगा, लिखा है इन्वॉल्विंग CH बॉन्ड ब्रेकिंग तो नंबर ऑफ अल्फा H लेना है, और अगर नहीं लिखा है तो +1 कर देना, क्योंकि ओरिजिनल स्ट्रक्चर को भी फिर काउंट करने लगते हैं। इन्वॉल्विंग CH बॉन्ड ब्रेकिंग मतलब CH बॉन्ड ब्रेकिंग के बाद वाले, तो 1 2 3 जितने अल्फा H होंगे उतने ही हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर बनेंगे। लेकिन अगर कुछ नहीं लिखा है तो +1 ओरिजिनल भी मान के चलना है। ठीक है, क्लियर एकदम। चलिए अगला देखें, फ्री रेडिकल में भी सेम यही होता है, बस बॉन्ड ब्रेकिंग रेडिकली हो जाती है। अच्छा, इनका ऑर्बिटल ओवरलैपिंग भी बता देना आप क्या होगी, है ना। जैसे यहां पर मैं क्या बोलूंगा, यहां बोलूंगा ये सिग्मा बॉन्ड जो है वो इसके साथ ओवरलैपिंग कर रहा है, जस्ट लाइक दिस। ध्यान से देखो, अगर मैं ऐसे बनाऊं, ये C है, ये H है, ये H है, इसका sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल है, ये H है, और कार्बोकेटाइन के पास है वैकेंट P, तो इसका इसके साथ इंटरेक्शन हो रहा है। ये जो बॉन्ड शिफ्ट कराया ना, बॉन्ड शिफ्ट कराने का मतलब ऑर्बिटल इंटरेक्शन। तो ये sp3 S वाला सिग्मा बॉन्ड है ना, ये S है, ये sp3 है। तो अल्फा कार्बन का क्या यूज हुआ? sp3S। ठीक है, और कार्बोकेटाइन का क्या यूज हुआ? वैकेंट P। तो ये साइड वाइज ओवरलैपिंग यहां हो रही है। तो sp3S और वैकेंट P की ओवरलैपिंग, यानी कि ये सिग्मा और P ओवरलैपिंग है ना। हम ये भी बोल सकते हैं सिग्मा और P ओवरलैपिंग यहां हो रही है। क्लियर है? सिग्मा P ओवरलैपिंग। अगर और डिटेल में चलो तो सिग्मा किसका? sp3S वाला, और P कौन सा? वैकेंट वाला। अगला देखो जरा, अगर मैं यहां पर बात करूं तो यहां बॉन्ड मुझे फ्री रेडिकली ब्रेक कराना होगा, तो ये बॉन्ड तोड़ो, यहां रेडिकल और यहां रेडिकल, ये रेडिकल इससे जुड़ जाएगा, तो मेरे को ऐसा दिखेगा, H रेडिकल, यहां डबल आ जाएगा। क्या यही काम मैं इससे कर सकता हूं? बिल्कुल कर सकते हो, और इससे भी कर सकते हो, यानी कि यहां भी सेम वैसा ही कार्बोकेटाइन जैसा ही मामला चल रहा है लगभग। बस बॉन्ड ब्रेकिंग यहां होमोलिटिक है, पीछे हेट्रोलिटिक हो रही थी। सही है, सेम वही कहानी। क्या? टोटल हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर इन्वॉल्विंग CH बॉन्ड ब्रेकिंग। देखिए जरा, CH बॉन्ड ब्रेकिंग अगर हो रही है तो कितने हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर बन रहे हैं आपके? 3, मतलब नंबर ऑफ अल्फा H के बराबर।
और सिर्फ ऐसा लिखा है टोटल हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर, तो नंबर ऑफ अल्फा एच प्लस 1 ओरिजिनल भी काउंट होगा। ओवरलैपिंग की बात करें आइए जरा ध्यान से, इस कार्बन के पास 3 एच हैं, 2 मैंने यहां बना दिए और तीसरे का ऑर्बिटल बना दिया ऐसा, ठीक है। sp3s सिग्मा बॉन्ड। अब यहां देखो फ्री रेडिकल है, फ्री रेडिकल का मतलब यहां हाफ फील्ड होगा। कार्बोकेटाइन में तो इलेक्ट्रॉन नहीं होते, तो वो वहां वैकेंट पी था, यहां एक इलेक्ट्रॉन है, वो ऑर्बिटल में ही होगा, ऊपर नीचे दोनों हो सकता है, मैंने यहां बीच में लिख दिया। तो ये इसका मतलब क्या है, हाफ फील्ड है। तो ध्यान से देखिएगा, यहां क्या हुआ, अल्फा कार्बन का sp3s यूज हुआ यानी कि सिग्मा बॉन्ड, और फ्री रेडिकल का क्या यूज हुआ, हाफ फील्ड पी। हाफ फील्ड पी यूज हुआ है, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा। चलिए आगे, अगला अल्कीन में देखिए। अल्कीन में कैसे होता है, अच्छा अल्कीन में 2 इफेक्ट होते हैं, मैं दोनों बता देता हूं एक साथ ही। अल्कीन में 2 होते हैं, एक होता है प्लस एच और एक माइनस एच। देखें मेरे पास ऐसा लिखा है, क्या ये अल्फा कार्बन sp3 है? जी सर। ये सिग्मा बॉन्ड लगा अल्फा एच है, बिल्कुल सही बात है। तो ये बॉन्ड यहां शिफ्ट होगा, ये ऐसे टूटेगा। भाई कोई नया बॉन्ड बनेगा तो पुराना टूटेगा, पुराना कौन सा टूटेगा, जो वीक है। वीक कौन होता है, पाई। अरे भाई वीक बॉन्ड कौन सा होता है, पाई। तो ये ऐसा दिखेगा आपको टूटकर, ऐसा दिखेगा। सर क्या ये वाला काम ये भी तो कर सकते थे? बिल्कुल कर सकते थे। और ये भी कर सकते थे? बिल्कुल कर सकते थे। यानी कि तीनों बॉन्ड को बारी बारी तोड़ लो, तो एक ये आ गया, दूसरा ये तोड़ सकता हूं। ऐसा दिखेगा और तीसरा ऐसा दिखेगा। नीचे वाला भी तो तोड़ सकता हूं, ये ध्यान से देख लीजिए, ऐसा दिखेगा, देख लो आप। ये हो गया प्लस एच। माइनस एच कहां होता है, जब यहां पर हेलोजन लगा दो। अगर हेलोजन लगा दिया तो यहां देखो, यहां इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इसकी ज्यादा थी तो इधर बॉन्ड आ रहा है, यहां हेलोजन की ज्यादा है तो हेलोजन इलेक्ट्रॉन ले जाएगा, यानी कि ये बॉन्ड यहां शिफ्ट होगा, तो ये शिफ्ट होकर इसको निकाल देगा। तो कैसा दिखने वाला है, ऐसा दिखेगा। सर जैसा इसने किया वैसा ये और ये भी कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। तो ये दिखेगा ऐसा एक्स नेगेटिव, और यहां पर ये भी निकल सकता है, ऐसा दिखेगा। तो ये तीनों चीजें हो चुकी हैं, इसको बोलते हैं माइनस एच। सर कैसे पता चला ये? अल्फा कार्बन की जगह अगर अल्फा हेलोजन आ जाए, सारे ही हेलोजन होने चाहिए, तो वहां पर लगेगा माइनस एच, यानी कि ये जो अल्कीन है इस पर पॉजिटिव डेवलप होगा तो माइनस एच इफेक्ट, और अल्कीन पर नेगेटिव डेवलप होगा तो प्लस एच इफेक्ट, ठीक है। सर ओवरलैपिंग बता दो, बिल्कुल देख लो। मेरे पास ये अल्कीन है, ये कार्बन है, यहां पर 2 बॉन्ड लगा दिए मैंने, और इसके पास है sp3s सिग्मा बॉन्ड, और यहां पर है पाई स्टार खाली। पाई बॉन्ड है ना, तो वो बॉन्डिंग में होता है, और एंटी बॉन्डिंग खाली है तो इनको बोलते हैं पाई स्टार, ठीक है। तो इसकी ओवरलैपिंग होती है। तो यहां पर अल्फा कार्बन का क्या यूज हुआ, sp3s सिग्मा बॉन्ड, और अल्कीन का क्या यूज हुआ, पाई स्टार, वैकेंट पाई स्टार यूज हुआ, ठीक है, यहां भी और यहां भी। अगर आपसे इसमें भी पूछ लें टोटल नंबर ऑफ अल्फा एच, सॉरी टोटल नंबर ऑफ हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर, इन्वॉल्विंग, इसके लिए लिख रहा हूं मैं ना, इसमें नहीं पूछेंगे, इसमें पूछते हैं, इन्वॉल्विंग CH बॉन्ड ब्रेकिंग। अगर CH बॉन्ड ब्रेकिंग को इन्वॉल्व कर लो तो नंबर ऑफ अल्फा एच के बराबर, और अगर ये नहीं लिखा टोटल हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर लिखा तो नंबर ऑफ अल्फा एच प्लस 1 कर देना।
ठीक है, ये कहानी है हाइपर कॉन्जुगेशन की। क्लियर है एकदम? चलें आगे। चलिए कुछ सवाल कर लो। फाइंड टोटल नंबर ऑफ हाइपर कॉन्जुगेटेड स्ट्रक्चर। सवाल में लिखा है इन्वॉल्विंग CH बॉन्ड ब्रेकिंग। ठीक है, चलिए बताइएगा, बोलिए जरा क्या आएगा। ध्यान से देखें, इस कार्बोकेटाइन के यहां 3 और यहां 1, 4 अल्फा एच आ गए, तो आंसर 4 हो गया। क्या पूछा? इन्वॉल्विंग CH यानी कि नंबर ऑफ अल्फा एच के बराबर। इसके लिए यहां 3 यहां 2, 5 अल्फा एच आ गए, इधर तो है ही नहीं। इसके लिए 1 यहां और 1 यहां, 1 और 1 2 आ जाएंगे। एच चेक करना, अल्फा एच चेक करना है। और कौन से वाले अल्फा एच? sp3 वाले। यहां 3 यहां 2, 5 अल्फा एच। इसको पकड़ो, 3 3 6, 3 9 और 3 12 अल्फा एच। इसको पकड़ो, 3 और 3 6 अल्फा एच। इसके लिए यहां देखेंगे 2 आएंगे। ये वाला नहीं लेंगे, क्यों? ये वाला क्यों नहीं लेंगे? क्योंकि ये डबल बॉन्डेड है, sp2 है, तो ये वाला नहीं लेना है, तो सिर्फ 2 आंसर कर देना। इसके लिए लेफ्ट साइड वाला H नहीं लेंगे, क्यों? क्योंकि ये sp2 वाला है भाई, ये 3 काउंट करेंगे तो 3 आ जाएगा। इसके लिए यहां पर 2 मिलेंगे, और इस अल्कीन के लिए 2 और 2, 2 2 4 2 6 आ जाएंगे। इस तरीके से चलना है, ठीक है। तो sp3 वाला चाहिए, sp2 वाला नहीं चाहिए। लेकिन एक बात और होती है, मान लीजिए ऐसा लिखा है, यहां प्लस लगा दिया, बताओ कितने हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर इसके? तो आंसर 2 आएगा। आप बोलोगे सर यहां तो 2 दिख रहा है, यहां एक H तो दिख रहा है ना, और ये sp3 भी है। आप बोलोगे सर ये sp3 भी है और H भी है, ये क्यों नहीं लिया? इसको नहीं लेते। यहां पर एक नियम आता है जिसको बोलते हैं ब्रेड रूल, और ब्रेड के मुताबिक, ये ब्रेड रूल है, और ब्रेड के मुताबिक क्या होता है कि sp2 हाइब्रिडाइजेशन डज नॉट एग्जिस्ट ऑन ब्रिज हेड पोजीशन। और ब्रिज हेड पोजीशन कौन सी है बेटा? बोले, ब्रिज हेड पोजीशन ये वाली और ये वाली होती है, ठीक है। तो उस पर sp2 नहीं हो सकता, क्यों? क्योंकि ये जो बॉन्ड निकला ना, ये कार्बन है, ये ऊपर निकला है। वो तो हमने बोर्ड है, बोर्ड तो प्लेन में होता है, इसलिए ऐसा बनाना पड़ा, नहीं तो ये कार्बन इसके बाहर से निकला ऐसे, और बाहर से निकला यानी कि नॉन प्लेनर है। sp2 कैसे हो जाएगा? sp2 तो ट्राइगोनल प्लेनर ज्योमेट्री होती है, पॉसिबल नहीं है ना। तो इसलिए इसका 2 आंसर है। चलूं आगे? चलिए आगे बढ़ते हैं, रेजोनेंस पर चलते हैं। बाकी हम सारे इफेक्ट का एप्लीकेशन एक साथ करेंगे, क्योंकि आपके सामने सवाल आएगा, उसमें आपको सारे इफेक्ट लगाने पड़ते हैं, तो सब हम कर लेंगे। पहले एक एक इफेक्ट समझ लेते हैं। रेजोनेंस क्या कहता है? रेजोनेंस की जरूरत क्यों पड़ी? मान लीजिए मेरे पास ये लिखा है, अगर मैं आपसे पूछूं बताओ इसकी बॉन्ड एनर्जी x है और इसकी बॉन्ड एनर्जी y है, तो बॉन्ड एनर्जी क्या आ रही है आपकी? x इज ग्रेटर देन y, क्योंकि ये डबल बॉन्ड है, ये सिंगल बॉन्ड है। लेकिन एक्सपेरिमेंटली ऐसा नहीं होता, बॉन्ड एनर्जी दोनों की बराबर होती है, बॉन्ड लेंथ दोनों की बराबर होती है। इसी फिनोमेना को समझाने के लिए, इसी कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए रेजोनेंस बनाया गया, और रेजोनेंस एक पूरा का पूरा हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट होता है, इसको समझाने के लिए बताया गया। तो जब कभी भी किसी एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर से आप मॉलिक्यूल की प्रॉपर्टीज जैसे बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड एनर्जी एक्सप्लेन ना कर पाओ, तो हमें एक से ज्यादा स्ट्रक्चर की जरूरत पड़ती है। उन्हीं स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स या कैनोनिकल फॉर्म। देखिए जरा, अगर मैं आपको इस तरीके से तो नहीं समझा पा रहे हो, हम आपको ऐसे समझाएंगे कि इस मॉलिक्यूल के हमने बोल दिया 2 फॉर्म एग्जिस्ट करेंगे जो आपस में कैनोनिकल होंगे। कैसे करेंगे? हम करा रहे हैं पाई इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट, इस पाई को उठा के यहां रख दो, और इस पाई को उठा के यहां रखोगे तो आपको ऐसा दिखेगा, इस तरीके से। तो क्या मूव कर गया? यहां पाई इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट हुआ, पाई इलेक्ट्रॉन मूव हुआ, है ना। एटम कैन नॉट मूव इन रेजोनेंस, ठीक है। पाई इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट होता है, एटम मूव नहीं करता, तो सिर्फ पाई इलेक्ट्रॉन मूव कराए हमने, ठीक है भाई। इनको आपस में क्या बोलोगे? ये 1 है, ये 2 है,
ये 1 and 2 आर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हैं ये, और इनको कैनोनिकल फॉर्म भी बोलते हैं। कैनोनिकल फॉर्म भी इनका नाम है, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर या कैनोनिकल फॉर्म। और ये हाइपोथेटिकल होते हैं, ठीक है, ये हाइपोथेटिकल है। तो सर एक्चुअल क्या है? एक्चुअल है इनका हाइब्रिड। कैसे? इन दोनों के बीच में, इन दोनों को सोचकर बनाओ स्ट्रक्चर कैसा बनेगा। इसको देखो, इसको देखो, गौर से देखो। आप बोलोगे सर यहां डबल है, यहां सिंगल है, यानी कि बीच में पार्शियल डबल होगा। सर यहां सिंगल है, यहां डबल है, यानी कि पार्शियल डबल होगा। बीच में चार्ज, दोनों में ही प्लस, तो फाइनल भी प्लस आएगा। इसको जोड़ मत देना, क्योंकि चार्ज तो एक ही प्लस है ना। हाँ, -1 चार्ज दो जगह जा रहा है, तो माइनस हाफ यहां आएगा, माइनस हाफ यहां आएगा। अब आप बोल सकते हो क्या, अब मैं आपसे पूछूं कि इसकी बॉन्ड एनर्जी x और इसकी y है, आप बोलोगे सर बॉन्ड एनर्जी x इज इक्वल टू y, क्योंकि दोनों ही पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर हैं। यानी कि ये आपका रेजोनेंस हाइब्रिड एक रियल स्ट्रक्चर है, जिससे तुम बता पा रहे हो प्रॉपर्टी। इसको बोलते हैं रेजोनेंस हाइब्रिड। क्या नाम है? रेजोनेंस हाइब्रिड। और ये एक्चुअल स्ट्रक्चर होता है। क्लियर है? तो मॉलिक्यूल की प्रॉपर्टी को समझाने के लिए ये काम किए गए, मॉलिक्यूल की प्रॉपर्टी को समझाने के लिए ये काम किए गए, रेजोनेंस का फिनोमेना आया। आगे चलते हैं। आपको अगर अलग अलग रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर दे दिए जाएं, तो आपको उनमें स्टेबिलिटी पहचाननी है। आपको दिमाग नहीं लगाना कि स्ट्रक्चर बने कैसे, आपको बने बनाए मिलते हैं। एग्जाम में आपको स्ट्रक्चर बना के ही देते हैं, वो आपको दिमाग नहीं लगाना, बना के देंगे, स्टेबिलिटी चेक करो। ठीक है? तो कैसे स्टेबिलिटी चेक करते हैं, आइए पंकज सर की स्टाइल में जानते हैं। न्यूट्रल आरएस जो है वो चार्ज आरएस से ज्यादा होगा, है ना। ऑक्टेट कंप्लीट होना चाहिए, ध्यान रखें, ऑक्टेट कंप्लीट होना चाहिए, ऑक्टेट कंप्लीट होना चाहिए। अगर ऑक्टेट कंप्लीट है यानी कि वो ज्यादा स्टेबल है ना। ऑक्टेट कंप्लीट होना चाहिए मोर स्टेबल के लिए, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, जिसको मैं एग्जांपल से समझा देता हूं, चलो, है ना। ऑक्टेट का जरूर ध्यान रखना। अगर कोई ऐसा मॉलिक्यूल इसमें ऑक्टेट कंप्लीट है तो वो ज्यादा स्टेबल है कंपेरिजन टू इनकंप्लीट ऑक्टेट, ठीक है। आइए जरा, न्यूट्रल वाला ज्यादा होगा किससे? चार्ज से। इसका एक बेहतरीन एग्जांपल मैं लिख देता हूं आपके सामने। ध्यान से देखिएगा, न्यूट्रल वाला और चार्ज वाला, ये न्यूट्रल है, ये चार्ज है, साफ साफ आंखों से दिख रहा है, ये हो गया। कितना आसान है। तो न्यूट्रल वाला ज्यादा स्टेबल होता है चार्ज वाले रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर से। अगला, पाई बॉन्ड ज्यादा तो स्टेबिलिटी ज्यादा। पाई बॉन्ड अगर ज्यादा होंगे तो स्टेबिलिटी ज्यादा होगी। जैसे मान लीजिए ऐसा लिखा है, ऐसा लिखा है, यहां 2 पाई है, यहां 1 पाई है, तो ये ज्यादा। आप बोलोगे सर मैं इसको न्यूट्रल और चार्ज से कर पा रहा हूं, बिल्कुल कर सकते हो, न्यूट्रल चार्ज लगा दो, बिल्कुल लगा दो। लेकिन कभी अगर मान लो 2 चार्ज स्पीसी आ गए, उसमें पाई बॉन्ड अलग अलग हो गया, तो फिर आपको पाई बॉन्ड पे चलना पड़ेगा। रूल सीक्वेंस में लगाना, रूल सीक्वेंस में लगाना। न्यूट्रल वाला ज्यादा होगा चार्ज से, ऑक्टेट देख लेना। स्टेबिलिटी, पाई बॉन्ड ज्यादा तो स्टेबिलिटी ज्यादा। हो सकता है कोई एग्जांपल ऐसा आ जाए जिसमें चार्ज ही चार्ज दिख रहे हो दोनों कंपाउंड में, लेकिन पाई बॉन्ड से आंसर आओ तो पाई से कर देना। अगला रूल चलते हैं उसके आगे। तीसरा है पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज की स्टेबिलिटी, ठीक है। और प्रायोरिटी किसकी? पहले नेगेटिव देखना है। प्रायोरिटी क्या है? पहले पहले अरे पहले नेगेटिव देखेंगे, पहले नेगेटिव देखना है, फिर पॉजिटिव पे जाएंगे। अगर नेगेटिव से आंसर आ तो उसी से करेंगे। आइए जरा ध्यान से देखिएगा, चलिए इसका आंसर करना है मेरे को। मैंने तीनों दे दिए, स्टार्टिंग से चलें, शुरुआत से। ये 1, ये 2 और ये 3, स्टेबिलिटी कंपेयर करानी, शुरुआत से चलें। न्यूट्रल और चार्ज, न्यूट्रल वाला आ गया, या पाई बॉन्ड से भी आ जाता है इसका, तो 1 पाई, 0 पाई, 0 पाई, 1 सबसे ज्यादा। अब 2 और 3 में आ जाओ। 2 और 3 में चलेंगे तो पहले क्या देखना है? नेगेटिव देखना है। तो नेगेटिव देखो, यहां कार्बन पर है, यहां नेगेटिव ऑक्सीजन पर है। बताओ कार्बन और ऑक्सीजन में किस पर नेगेटिव ज्यादा स्टेबल होता है? बताओ कार्बन और ऑक्सीजन में किस पर नेगेटिव ज्यादा स्टेबल होता है? O पर नेगेटिव ज्यादा स्टेबल होता है। 3 ज्यादा होगा किससे? 2 से। 3 ज्यादा होगा 2 से। क्यों? नेगेटिव चार्ज की स्टेबिलिटी से चलना है। आप यहां पॉजिटिव मत लगाना डायरेक्ट, नेगेटिव पहले लगेगा, फिर उसके बाद अगर कभी नेगेटिव सेम जगह आ रहा होता तो हम पॉजिटिव पे चलते, ठीक है। और नेगेटिव और पॉजिटिव कैसे स्टेबिलिटी कंपेयर कराओगे? ध्यान से सुनो। नेगेटिव की स्टेबिलिटी C नेगेटिव, N नेगेटिव, O नेगेटिव, F नेगेटिव। लेफ्ट टू राइट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ेगी,
तो नेगेटिव स्टेबिलिटी बढ़ेगी, ध्यान रखिएगा। लेकिन टॉप टू बॉटम साइज बढ़ेगा तो स्टेबिलिटी बढ़ेगी। क्यों? साइज ज्यादा होता है तो नेगेटिव चार्ज को डिस्पर्स होने के लिए जगह मिल जाती तो ज्यादा स्टेबल हो जाता है। टॉप टू बॉटम साइज बढ़ेगा तो नेगेटिव की स्टेबिलिटी बढ़ेगी, ये ध्यान रखिएगा। टॉप टू बॉटम में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मत लगा देना, गलत हो जाएगा, गलत हो जाएगा ये वाला, ध्यान से। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लेफ्ट टू राइट लगती है, टॉप टू बॉटम साइज क्राइटेरिया होता है, ये ध्यान रखना, ठीक। चलें आगे। अगला है चार्ज सेपरेटिंग आरएसआर लेस स्टेबल, यानी कि प्लस एंड माइनस दूर दूर तो कम स्टेबल, ऐसा कहना है इनका। प्लस माइनस दूर तो कम स्टेबल। आइए जरा ध्यान से देखिएगा। एक ये ले लिया, एक ये ले लिया, 1 2 3, हाँ, और एक ले लिया हमने ये। बताएं जरा इन तीनों में सबसे पहले न्यूट्रल चार्ज सोच लो, ये 1 ये 2 ये 3। न्यूट्रल और चार्ज में अगर मैं बात करूं तो न्यूट्रल वाला ज्यादा आ गया। सर पाई बॉन्ड से हो जाता, बिल्कुल हो जाता, 2 पाई 1 पाई 1 पाई। अब इन दोनों में ध्यान से देखो, सीक्वेंस में चलना है। बताओ क्या नेगेटिव चार्ज वाले से हो पाएगा? नेगेटिव चार्ज की स्टेबिलिटी यहां ऊपर नेगेटिव, यहां ऊपर नेगेटिव, तो नेगेटिव चार्ज से नहीं हो पाएगा। स्टेबिलिटी और पॉजिटिव चार्ज से भी नहीं हो पाएगा। क्यों? कार्बोकेटाइन है, पॉजिटिव चार्ज कार्बन पर है। अब चलेंगे प्लस माइनस, यहां क्या पास पास, ये पास पास है और प्लस माइनस ये दूर दूर है। पास पास होते हैं, अट्रैक्शन होता है, अट्रैक्शन होता है, स्टेबिलिटी आती है ना। तो 1 के बाद क्या आएगा? 2 और 2 के बाद 3 आएगा। क्यों? प्लस माइनस यहां दूर दूर है। क्लियर है एकदम? क्लियर है एकदम? अगला एक रूल ऐसा होता है जिसमें आपसे ना सवाल में लिखा ही होगा लीस्ट स्टेबल, लेस स्टेबल, ये सब, तो उसके लिए ये चेक किया करो। प्लस प्लस, पास पास, लोन पे पास पास, लोन पे नेगेटिव, पास पास, नेगेटिव नेगेटिव, पास पास, कम स्टेबल। क्यों? रिपल्सन बहुत भयंकर होगा। जैसे एक आध सवाल में दिखा देता हूं, ऐसा लिखा होगा लीस्ट स्टेबल, तो सीधे आप रूल नंबर 5 लगा दिया करो, है ना। तो लीस्ट स्टेबल वाली कंडीशन चेक करो, ये कहीं दिख रही है क्या? इन चारों को नजर डालो, जरा गौर से देखो, गौर से देखो, कहीं कुछ ऐसा दिख रहा है क्या? ये दिख गया, देखो, ये नेगेटिव और ये लोन पेयर होता है ऑक्सीजन पर, नेगेटिव लोन पेयर पास पास आ गया, यानी कि लीस्ट स्टेबल। ठीक है, इस तरीके से कर लिया करो। चलो कुछ सवाल कर लो इसके। विच इज लीस्ट स्टेबल आरएस? लीस्ट स्टेबल देखो जरा, चेक करो, क्या 5 नंबर वाली कंडीशन लग रही है? देखो कहीं ऐसा दिख रहा है? लोन पे नेगेटिव, पास पास, पॉजिटिव पॉजिटिव, ऐसा कुछ दिख रहा है? कहीं नहीं दिख रहा। तो क्या करेंगे? अब रूल लगाएंगे, रूल में जो सबसे पीछे आएगा वो आंसर कर देंगे, है ना। बताओ जरा, न्यूट्रल और चार्ज में आओ, न्यूट्रल और चार्ज में आइए, नहीं हो पाएगा, सारे ही चार्ज हैं। पाई बॉन्ड पे आइए, यहां 2 पाई, यहां 2 पाई, यहां 1 पाई और यहां 1 पाई। 2 पाई वाले ज्यादा होंगे, 2 पाई वाले ज्यादा होंगे, 2 पाई वाले ज्यादा होंगे। अच्छा यहां पर एक बॉन्ड कम कर दिया है, तो कोई 1 मिनट थोड़ा करेक्शन होगा, क्योंकि ये 4 बॉन्ड है ना, ये तो ठीक है। यहां मैं एक काम करता हूं, इसको हटा देता हूं, यहां CH2 प्लस है ना, ये हट जाएगा, है ना, क्योंकि इसका ऑक्टेट कंप्लीट था ऑलरेडी। ये प्लस ये, हाँ, यहां 3, यहां 3, इसने 3 बॉन्ड बना रखे हैं, तो मेरे ख्याल से यहां बॉन्ड आएगा एक, क्योंकि 4 बॉन्ड पे प्लस आता है नाइट्रोजन पे, 4 बॉन्ड पे प्लस आता है, 4 बॉन्ड पे प्लस। ठीक है, और यहां 3 बॉन्ड हो गए, यहां प्लस माइनस, यहां 2 पर प्लस लगा, यानी कि उल्टा किया। ठीक है, चलो ध्यान से देखिएगा जरा। यहां 2 पाई, देखो यहां 1 पाई, यहां 2 पाई और यहां 1 पाई। ठीक है, ध्यान से देखना जरा, ये 2 पाई, ये 2 पाई वाले आगे आएंगे। अब यहां n पर नेगेटिव है, यहां c पर नेगेटिव है, यानी कि n नेगेटिव ज्यादा होगा कंपेरिजन टू c नेगेटिव। ये बात क्लियर है? n नेगेटिव ज्यादा होगा c नेगेटिव से। अब 1 पाई पे आ जाओ, यहां n पर नेगेटिव है, यहां c पर नेगेटिव है, तो n नेगेटिव ज्यादा होगा किससे? c से। ऐसे करना था, पहले पाई बॉन्ड से कर लिया और फिर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट पे चेक कर लिया, है ना। अगला देख लो जरा, कंपेयर स्टेबिलिटी। क्या ये न्यूट्रल चार्ज से हो जाएगा? हो जाएगा सर, ए वाला सबसे ज्यादा न्यूट्रल है, पाई बॉन्ड से भी कर सकते थे, है ना। अगला देखो जरा, यहां बी में चेक करना, 1 पाई, 0 पाई और 0 पाई, यानी कि बी वाला ज्यादा आएगा। अब सीओडी में देखो, नेगेटिव चार्ज ऑक्सीजन पर या नेगेटिव चार्ज कार्बन पे, सी जीत गया, तो ABCD आ जाएगा आंसर, ऐसे आ जाएगा। ठीक है, अच्छा पिछले वाले में लीस्ट स्टेबल पूछा था तो आपका डी आंसर आ जाता, है ना।
आगे बढ़ते हैं, डीलोकलाइज एंड लोकलाइज लोन पेयर क्या होता है आइए देखते हैं। डीलोकलाइज लोन पेयर क्या होता है, जो लोन पेयर रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करता है, जैसे मान लीजिए ऐसा लिखा है, बताइए जरा, क्या ये लोन पेयर रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर रहा है? लोन पेयर सिंगल डबल, कॉन्जुगेशन मिल गया यहां पर। कॉन्जुगेशन क्या होता है, यहां लिख लो, कॉन्जुगेशन क्या होता है, कॉन्जुगेशन में आपको ए सिंगल बी, या ऐसे लिख देता हूं एक्स ए सिंगल एक्स डबल वाई, ऐसा लिखा होगा, ठीक है। ए के पास पॉजिटिव चार्ज हो, नेगेटिव चार्ज हो, ठीक है, वैकेंट ऑर्बिटल हो, डबल बॉन्ड हो, सी डबल सी, सी ट्रिपल सी हो, है ना, या डबल ए ट्रिपल लिख देता हूं, डबल बॉन्ड हो, ट्रिपल बॉन्ड हो, इस तरीके से, या सिंपल लोन पेयर भी हो। तो ये ए के पास ये सारी कंडीशन है। पॉजिटिव चार्ज यानी कि पॉजिटिव के साथ वैकेंट ऑर्बिटल, नेगेटिव चार्ज यानी कि नेगेटिव के साथ लोन पेयर, खाली वैकेंट ऑर्बिटल न्यूट्रल वाला, ये डबल फिर ट्रिपल और लोन पेयर भी हो सकता है। तो इसको बोलते हैं कॉन्जुगेशन। कॉन्जुगेशन आपने पता कर लिया, यानी कि अगर कॉन्जुगेशन है तो उस कंपाउंड में रेजोनेंस होगा, ये आप पता कर सकते हो, ठीक है। जैसे एग्जांपल मैं पूछ रहा हूं, बताओ क्या इस कंपाउंड में रेजोनेंस है, क्या इस कंपाउंड में रेजोनेंस है, ये पता करना है। तो चेक करो क्या कॉन्जुगेशन है, कॉन्जुगेशन यानी कि ये कंडीशन, ध्यान से देखें, ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है, सिंगल बॉन्ड लगा है और फिर डबल आ गया, लोन पेयर सिंगल डबल ऐसे पढ़ते हैं इसको, यानी कि इसमें रेजोनेंस होगा, ऐसे चेक करते हैं। तो ये कंडीशन से आप पता कर सकते हो। तो लोन पेयर रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर रहा है यानी कि ये कॉन्जुगेशन में है, और अगर कॉन्जुगेशन में है यानी कि डीलोकलाइज लोन पेयर बोलेंगे इसको। लोकलाइज वाला कॉन्जुगेशन में ना हो, बताओ क्या ये कॉन्जुगेशन कहलाएगा? लोन पेयर सिंगल सिंगल आ गया, डबल नहीं आया, अल्टरनेट आने चाहिए थे, है ना, यानी कि ये हो गया लोकलाइज लोन पेयर, ये रेजोनेंस नहीं करेगा। देखो डबल बॉन्ड के जस्ट पास में लगा होना चाहिए, अल्टरनेट बोलेंगे इसको, जैसे प्लस सिंगल डबल, लोन पे सिंगल डबल, वैकेंट ऑर्बिटल सिंगल डबल, डबल सिंगल डबल, ट्रिपल सिंगल डबल, लोन पे सिंगल डबल, ऐसे ऐसे पढ़ते हैं इनको। आगे चलते हैं, आइडेंटिफाई लोकलाइज एंड डीलोकलाइज लोन पेयर। सवाल कर लो, बताओ इसका लोन पेयर तुम देखो, लोन पेयर सिंगल सिंगल, यहां भी सिंगल, तो ये लोकलाइज्ड है। इसका लोन पेयर देखो, लोन पेयर सिंगल डबल यानी कि डीलोकलाइज है, ऐसे चेक करना है। अगला बताओ, यहां ध्यान से देखो, ये क्या लिखा है, प्लस लिखा है, प्लस यानी कि वैकेंट ऑर्बिटल, और इसके पास क्या है, लोन पेयर। अगर कभी ऐसा होता है कि एक एटम ऐसा हो जिसके पास वैकेंट ऑर्बिटल हो और पास में दूसरा एटम ऐसा हो जिसका लोन पेयर हो, दूसरा एटम ऐसा हो जिसका लोन पेयर हो, तो ये एक स्पेशल कैटेगरी का रेजोनेंस है, इसको स्पेशल रेजोनेंस बोलते हैं, जिसका नाम है बीवी। बीवी मतलब बैक बॉन्डिंग, बीवी मतलब बैक बॉन्डिंग कहते हैं इसको। सर बैक बॉन्डिंग कैसे? ये लोन पेयर अपना इस वैकेंट ऑर्बिटल में दे देगा, यानी कि ए के पास वैकेंट ऑर्बिटल है और बी के पास फील्ड ऑर्बिटल है, ये आपस में साइड वाइज ओवरलैपिंग कर लेंगे, पाई बॉन्ड बनाएंगे, स्टेबिलिटी आ जाएगी, ठीक है। लेकिन अब यहां ध्यान देना, आप सोचोगे सर यहां बैक बॉन्डिंग करवा दो, आपने तो अभी समझाया, लेकिन इस जगह पर पॉसिबल नहीं है। इस जगह पर इसलिए पॉसिबल नहीं है क्योंकि ये ब्रिज हेड है। अगर ये ब्रिज हेड है तो यहां पाई बॉन्ड आ ही नहीं सकता, क्यों? बैक बॉन्डिंग से तो पाई बॉन्ड बनेगा। कैसे बनेगा देखो, अगर मैं बनाना चाहूं तो ऐसा दिखेगा मेरे को, तो पाई बॉन्ड तो यहां पॉसिबल ही नहीं है ना। तो यहां पर इसको मैं बोलूंगा लोकलाइज है, ये डीलोकलाइज नहीं है, लोकलाइज है। इधर देखो, नाइट्रोजन के पास लोन पेयर, यहां नाइट्रोजन के पास लोन पेयर, ठीक है, इसको एच बोल दो, एच है। इसका लोन पेयर सिंगल डबल, कॉन्जुगेशन आ गया, यानी कि ये डीलोकलाइज्ड है, डीलोकलाइज्ड है। आप देखो, आप बोलोगे सर लोन पेयर सिंगल डबल, यहां कॉन्जुगेशन आ गया, लेकिन ऐसा नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि नाइट्रोजन ऑलरेडी डबल बॉन्डेड है। अगर तुम इसका लोन पेयर यहां लाते हो तो ये ऐसा दिखने लगेगा, देखो लोन पेयर बॉन्ड पेयर में कन्वर्ट करोगे ऐसा दिखेगा, और इसका एंगल जो है वो तो 180 होना चाहिए, लेकिन ये तो है ही नहीं। क्यों? क्योंकि 180 कैसे हाइब्रिडाइजेशन एसपी हो जाएगा, देखो ना, दो लगातार डबल बॉन्ड पे हाइब्रिडाइजेशन एसपी हो जाएगा, तो ये तो एंगल 180 होना चाहिए, जो कि होगा नहीं, तो रिंग टूट जाएगी, यानी कि ये रेजोनेंस में नहीं जाएगा, लोकलाइज्ड है। ध्यान रखना, लोकलाइज्ड है ये। इसी का एक और केस है, जैसे पायरिडीन को तुम देखोगे गौर से, पायरिडीन में तुमको ऐसा लगेगा कि इसका लोन पेयर रेजोनेंस में जाना चाहिए, लेकिन ये नहीं जाता। क्यों? लगातार दो डबल बॉन्ड हो जाने की वजह से इसका हाइब्रिडाइजेशन एसपी हो जाएगा, बॉन्ड एंगल 180 हो जाएगा, रिंग टूट जाएगी। भाई 180 मतलब क्या? ऐसा होना चाहिए बॉन्ड, जबकि रिंग में तो ऐसे बॉन्ड होंगे। क्या इसका लोन पेयर बैक बॉन्डिंग करेगा? बिल्कुल करेगा। क्यों? इसके पास वैकेंट ऑर्बिटल होता है कार्बोकेटाइन के पास, तो ये वाला डीलोकलाइज्ड है, ठीक है, समझे? चलिए भाई आगे चलते हैं। एक्सटेंडेड और क्रॉस कॉन्जुगेशन क्या होता है? ध्यान से देखो, ये होता है एक ही सांस में, एक ही सांस में हो रहा होगा तो एक्सटेंडेड,
और दो अलग अलग सांसों में दो अलग अलग सांसों में, जैसे एग्जांपल से समझ में आएगा ये, जैसे मान लीजिए मैंने लिख दिया ऐसा लिखा है, डबल सिंगल डबल ऐसा लिख दिया, यहां OH कर दिया या OCH3 कर दिया, ठीक है। तो ये लोन पेयर लगातार कॉन्जुगेशन में जा रहा है। देखो लोन पेयर सिंगल डबल ऐसे पढ़ोगे, लोन पेयर सिंगल डबल। अगर मैं इसको ऐसा कर दूं तो एक बार में एक ही करा पाओगे, लोन पेयर सिंगल डबल या फिर लोन पेयर सिंगल डबल, तो या तो इधर या इधर, जबकि ये पूरा एक ही सांस में जा रहा है, एक ही सांस में चल रहा है जी, ये दो अलग अलग सांसों में हो रहा है, ठीक है। और कभी स्टेबिलिटी की बात करें, स्टेबिलिटी कौन सा वाला कॉन्जुगेशन ज्यादा स्टेबल होता है, तो एक्सटेंडेड इज ग्रेटर देन क्रॉस, ध्यान रखिएगा, है ना। अगला इक्विवेलेंट आरएस क्या होते हैं, जब पोटेंशियल एनर्जी सभी आरएस की सेम होती है उनको इक्विवेलेंट बोलते हैं। जैसे ध्यान से देखिए, इसको मैं बोलूंगा इक्विवेलेंट आरएस। कैसे, मैं इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर अगर बनाऊंगा तो पाई बॉन्ड की शिफ्टिंग कराते हो आप रेजोनेंस में, तो ऐसा दिखेगा, ये बॉन्ड यहां जाएगा इधर प्लस, और इधर कराऊंगा तो प्लस यहां आ जाएगा, सकल सेम है तो ये बोलेंगे इक्विवेलेंट आरएस। एक और एग्जांपल देख लो, मान लो ऐसा लिखा है, सकल सेम होनी चाहिए, उनको बोलते हैं इक्विवेलेंट। जैसे इसका रेजोनेंस कराऊंगा तो लोन पेयर बॉन्ड पेयर में और बॉन्ड पेयर लोन पेयर में कन्वर्ट कर दोगे तो ऐसा दिखेगा, O नेगेटिव यहां डबल O, तो सकल सेम है, ये इक्विवेलेंट आरएस है। और कंट्रीब्यूशन सारे आरएस का सेम होता है क्योंकि सकल सेम होती है, ठीक है। तो ये होते हैं इक्विवेलेंट आरएस। अगला अब समझ लेते हैं रेजोनेंस या मेसोमेरिक इफेक्ट क्या होता है। पहली बात, परमानेंट इफेक्ट होता है, पाई बॉन्ड में अवरोध होता है, पाई इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग होती है, ध्यान रखना, डीलोकलाइजेशन होता है, यहां पर डिस्टेंस पर डिपेंड नहीं करेगा, इंडिपेंडेंट होगा। क्यों, जब तक कॉन्जुगेशन है तब तक ये इफेक्ट चलेगा, ठीक। एक्चुअल चार्ज डेवलप होते हैं क्योंकि एक बॉन्ड एक्चुअली में बनते और ब्रेक होते हैं, वहां पोलराइजेशन होता था इंडक्टिव में, यहां पर डीलोकलाइजेशन होता है। सर आपने जैसे इंडक्टिव बताए थे वैसे ही मेसोमेरिक भी होते हैं। देखो प्लस एम और माइनस एम इफेक्ट के बारे में बात करें, अगर कोई एटम या ग्रुप डोनेट कर रहा है पी ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन डबल या ट्रिपल बॉन्ड को या बेंजीन को, है ना। जैसे मान लीजिए मैंने एक अल्कीन ले लिया और यहां एटम लगा दिया मैंने सपोज ए, और इसके पास है लोन पेयर। अगर इसके पास लोन पेयर है तो हम ऐसे पढ़ते हैं लोन पेयर सिंगल डबल, और कॉन्जुगेशन ऐसे चलता है, लोन पेयर बॉन्ड पेयर में और बॉन्ड पेयर लोन पेयर में कन्वर्ट होता है, तो मेरे को कुछ ऐसा दिखेगा। तो कार्बन की चेन पर इसने नेगेटिव क्रिएट कर दिया, यानी कि इसने क्या करा, कॉन्जुगेशन, यानी कि अल्कीन को, यहां बेंजीन भी हो सकती थी, उसको इलेक्ट्रॉन दे दिए। इलेक्ट्रॉन देगा तभी तो नेगेटिव आएगा अंकल, और अगर इलेक्ट्रॉन दे दिए इसका मतलब क्या है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, यानी कि प्लस एम है। अगर पाई इलेक्ट्रॉन देता है तो प्लस एम बोलेंगे उसको, ठीक है, मतलब पाई इलेक्ट्रॉन मींस लोन पेयर वाला। इफ एन एटम और ग्रुप विदड्रॉ पी ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन फ्रॉम डबल बॉन्ड या बेंजीन, अगर मैं यहां पर कोई ऐसा ग्रुप लगा दूं, मान लो यहां मैंने लगा दिया ए डबल बी, ऐसा कुछ कर दिया, और ये इलेक्ट्रॉन खींच रहा है, तो ये बॉन्ड ऐसे शिफ्ट होगा और ये बॉन्ड ऐसे शिफ्ट होगा, यानी कि आपको ऐसा दिखेगा। तो इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट उधर हुआ, कार्बन की चेन पर प्लस डेवलप हुआ, यानी कि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग। कार्बन की चेन पर नेगेटिव डेवलप होना इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग की निशानी है, कार्बन की चेन पर पॉजिटिव डेवलप होना इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग की निशानी है। डीलोकलाइजेशन से होता है तो रेजोनेंस बोलते हैं, और पोलराइजेशन से होता है तो इंडक्टिव बोलते हैं, ठीक है। डीलोकलाइजेशन मतलब पाई इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग। अब आपको पहचानना है अंकल, आप बताओ कौन सा प्लस एम कौन सा माइनस एम। बहुत आसान तरीका है, फर्स्ट एटम के पास, फर्स्ट एटम मतलब अल्कीन से जुड़ा पहला एटम, फर्स्ट एटम के पास लोन पेयर तो प्लस एम, और फर्स्ट एटम के पास पाई बॉन्ड तो माइनस एम, ठीक है। ये मैक्सिमम केसेस में लग जाता है, कुछ अलग से होते हैं उनको अलग से लिख लेंगे, ठीक है। चलिए आइए जरा, पहला एटम यानी कि बॉन्ड, ये छोड़ने का मतलब क्या, यहां अल्कीन जुड़ी है, पहले एटम का लोन पेयर प्लस एम, लोन पेयर प्लस एम, लोन पेयर प्लस एम, लोन पेयर यहां पर अल्कीन जुड़ी होगी प्लस एम। क्यों, अगर लोन पेयर होगा तो कॉन्जुगेशन देने वाला होगा, लोन पेयर प्लस एम। यहां लोन पेयर नहीं है, इधर इसको देखना है, यहां लोन पेयर नहीं है लेकिन यहां पाई बॉन्ड है तो माइनस एम। यहां लोन पेयर नहीं बेटा, यहां पहले एक सिंगल कर लो, यहां ये सिंगल है ना, यहां पर लोन पेयर नहीं है सल्फर के पास, ये पाई है, ठीक है, तो माइनस एम। यहां लोन पेयर है प्लस एम, यहां लोन पेयर है प्लस एम, यहां लोन पेयर है प्लस एम, इसके पास पाई इलेक्ट्रॉन है देखो माइनस एम, इसका पाई इलेक्ट्रॉन है माइनस एम। हमें कैसे पकड़ना है, पहले एटम को, इसको सिंपल है एकदम, लोन पेयर तो प्लस एम, पाई बॉन्ड है तो माइनस एम, लेकिन कुछ अलग से होते हैं उसको अलग से लिख लेते हैं यहां पे,
ठीक, इसको अलग से मैं लिख देता हूं। अलग से वाले कौन कौन से, जैसे मान लीजिए मेरे पास लिखा है आर, अल्काइल। अल्काइल होते हैं प्लस एम ड्यू टू प्लस एच, ठीक है, प्लस एम इफेक्ट की तरह दिखते हैं लेकिन प्लस एच की वजह से। ये मैंने हाइपर कॉन्जुगेशन में अभी आपको पीछे बताया है ना। तो अल्काइल ग्रुप प्लस एम ड्यू टू प्लस एच होते हैं। अगर मैं एनओ को बोलूं तो यहां लोन पेयर भी है, पाई इलेक्ट्रॉन भी है, तो ये दोनों तरीके का इफेक्ट दिखाएगा। अगर मैं इसको बोलूं सल्फोनस को, तो ये भी दोनों तरीके का इफेक्ट दिखाएगा, ठीक है। अगर मैं अल्कीन और बेंजीन की बात करूं तो ये भी तो दोनों इफेक्ट दिखा सकते हैं, खींच भी सकते हैं, दे भी सकते हैं। तो ये सारे के सारे प्लस एम एंड माइनस एम बोथ वाले केसेस हैं जो दोनों कर सकते हैं। डिपेंड करता है रिएक्शन कैसी है, वो आगे रिएक्शन में पढ़ोगे, ठीक है। तो अल्काइल ग्रुप प्लस एम होता है ड्यू टू प्लस एच, ठीक है। ये वाले प्लस एम और माइनस एम दोनों होते हैं क्योंकि लोन पेयर भी है और पाई बॉन्ड भी है इनके पास। और अल्कीन और बेंजीन इलेक्ट्रॉन दे भी सकते हैं, खींच भी सकते हैं, वो डिपेंड करता है इसके साइड में कौन सा ग्रुप लगा है, ठीक है। आगे चलते हैं। एक पॉइंट है बहुत इंपॉर्टेंट, एन फैक्ट ऑपरेट नहीं होता मेटा पोजीशन पर। मेटा पोजीशन पर क्यों नहीं होता, ध्यान से देखें जरा। मान लीजिए मेरे पास एक ऐसा लिखा है, OH लगा दिया। अगर मैं आपसे बोलूं बेटा रेजोनेंस कराओ तो कैसे कराओगे, लोन पेयर सिंगल डबल, इसका रेजोनेंस बनाओगे तो यहां माइनस आएगा, फिर इसका रेजोनेंस करोगे तो यहां माइनस आएगा, फिर इसका रेजोनेंस करोगे तो यहां माइनस आएगा। कभी भी मेटा पोजीशन पर माइनस नहीं आ पाएगा। मेटा पोजीशन कौन सी होती है, ये वाली। यहां पर कभी भी माइनस नहीं आएगा, पैरा पर माइनस आया और ऑर्थो पर माइनस आया, ठीक है। तो मेटा पर एम इफेक्ट नहीं लगता क्योंकि ग्रुप जो होता है वो मेटा पर चार्ज क्रिएट नहीं कर पाता। अगर मैं यहां खींचने वाला ग्रुप भी लगा देता है ना, जैसे मैंने देने वाला लगाया, अगर मैं खींचने वाला भी लगा देता ना, तो भी ध्यान से देखो जरा, अगर मैं खींचता तो कैसे जाता कॉन्जुगेशन, डबल सिंगल डबल है, बॉन्ड पेयर में, बॉन्ड पेयर लोन पेयर में, यहां प्लस आता, फिर ये यहां मूव करता, यहां प्लस आता, फिर यहां मूव करता, यहां प्लस आता। यानी कि ऑर्थो और पैरा पर ही क्रिएट करा, मेटा फिर से बाईपास हो गई। देखो मेटा पोजीशन बाईपास हो चुकी है, यानी कि मेटा पर प्लस एम और माइनस एम दोनों ही काम नहीं करते हैं, ध्यान रखिएगा, आगे काम आएगा। एरोमेटिसिटी की बात कर लेते हैं। एरोमेटिसिटी किसी भी कंपाउंड की स्टेबिलिटी के बारे में आइडिया देता है, आपको पता है। अगर मैं स्टेबिलिटी की बात करूं तो स्टेबिलिटी एरोमेटिक कंपाउंड की ज्यादा होती है, फिर नॉन एरोमेटिक और फिर एंटी एरोमेटिक। अन्ना से ध्यान रखना इसको, ठीक है। अब मुझे एक बात बताओ, कैसे चेक करोगे, साइक्लिक चेक करना, आंखों से देख के पता चल जाएगा। प्लेनर चेक करो, कोई भी कंपाउंड sp2 होना चाहिए, प्लेनर पता चल जाएगा। कॉन्जुगेशन अभी मैंने बताया, AXY, AXY और A के पास लोन पेयर हो, नेगेटिव हो, पॉजिटिव हो, वैकेंट ऑर्बिटल हो, डबल हो, ट्रिपल हो, है ना। ये तो लोन पेयर होगा, नेगेटिव में भी लोन पेयर होगा, पॉजिटिव में वैकेंट ऑर्बिटल होगा, वैकेंट ऑर्बिटल न्यूट्रल भी हो सकता है, डबल ट्रिपल, है ना। ये सारे के सारे कॉन्जुगेशन में आते हैं, तो कॉन्जुगेशन पता कर लोगे आप। और कॉन्जुगेशन क्या है, पूरे रिंग में कॉन्जुगेशन में सारे एटम काउंट होने चाहिए। जरूरी नहीं कि एक ही बार कॉन्जुगेशन मिले, कई बार ऐसा भी होता है अलग अलग कॉन्जुगेशन मिल सकते हैं रिंग में, लेकिन सारे एटम काउंट होने चाहिए डिफरेंट कॉन्जुगेशन में भी, है ना। हगल्स रूल की बात करें, हगल्स रूल अगर 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन को फॉलो कर रहा है तो वो हगल्स रूल होता है। एन की वैल्यू अपनी तरफ से रख दो, 0 रख दो, 1 रख दो, 2 रख दो, 3 रख दो। 0 रखोगे तो कितना आएगा, 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स, 1 रखोगे तो 6, 10 और 14 पाई इलेक्ट्रॉन्स, है ना। इतने पाई इलेक्ट्रॉन आ गए, यानी कि कंपाउंड क्या हो गया, एरोमेटिक। अगर ये ध्यान सुनना, अगर ये 3 कंडीशन फुलफिल हैं, ये 3 कंडीशन फुलफिल हैं, तो चौथी कंडीशन में हकल्स रूल आ गया। अगर हकल्स रूल फॉलो हो रहा है तो एरोमेटिक है। लेकिन अगर चौथी कंडीशन, इस रूल का कोई नाम नहीं है, आप अपने अपने मैडम के नाम पे या अपने सर के नाम पे रख लें, मैं अपने नाम पे रख लेता हूं, सिजीज रूल बोल रहा हूं इसको। अगर 4n पाई इलेक्ट्रॉन हुए और n की वैल्यू यहां पर 0 तो रख नहीं सकते ना, 1 से शुरू होगी, 1 2 3 4 एंड सो ऑन, तो 4 8 12 16 पाई इलेक्ट्रॉन, यानी कि मल्टीपल ऑफ 4। 4 का मल्टीपल आया तो एंटी एरोमेटिक, अगर 4 का मल्टीपल नहीं है तो एरोमेटिक, और अगर इन तीनों कंडीशन में कोई एक फेल हो गई तो नॉन एरोमेटिक, ठीक है। 1 2 3 इनमें से कोई एक फेल, इनमें से कोई भी एक फेल तो नॉन एरोमेटिक, बस ये कहानी है, ठीक है। ऐसे चेक करना आपको एरोमेटिसिटी। कुछ सवाल मैं दे रहा हूं, ध्यान से देखिएगा। मान लीजिए ऐसा लिखा है, चलिए चेक करें जरा, क्या साइक्लिक है, सही है। कॉन्जुगेशन देखो, प्लस सिंगल यहां पहुंचे, डबल यहां पहुंचे, यानी कि सारे एटम काउंट हो गए, कॉन्जुगेशन है।
प्लेनर होना चाहिए, क्यों? कार्बोकेटाइन sp2 होता है और अल्कीन डबल बॉन्ड है तो sp2 प्लेनर आ गया। कितने पाई इलेक्ट्रॉन हैं? कार्बोकेटाइन में कोई पाई इलेक्ट्रॉन नहीं होता, ठीक है। यहां पर 2 पाई इलेक्ट्रॉन, भाई एक पाई बॉन्ड है ना, एक पाई बॉन्ड के 2 पाई इलेक्ट्रॉन, 2 पाई इलेक्ट्रॉन। क्या ये 4 का मल्टीपल है? क्या 4 का मल्टीपल? 4 की टेबल है क्या ये? आप तो सीधे चक्कर 4 की टेबल है क्या? नहीं, 4 की टेबल तो 4 से शुरू होगी ना, ये तो 2 लिखा है, तो ये क्या हो गया? एरोमेटिक। ऐसे करना है। यहां बता दो जरा, देखो क्या ये साइक्लिक है? बिल्कुल है। कॉन्जुगेशन भी है, प्लेनर भी है। 2 पाई बॉन्ड है और 2 पाई बॉन्ड यानी कि 4 पाई इलेक्ट्रॉन, और 4 पाई इलेक्ट्रॉन है यानी कि क्या हो गया ये? एंटी एरोमेटिक। क्यों? 4 की टेबल 4 से चालू होगी, सिंपल है एकदम। अगला देखना जरा, अगला देखना, अगला ध्यान से देखिएगा। जैसे मान लो मेरे पास ऐसा लिखा है, ठीक है, और ऐसा लिखा है, बताइए जरा ध्यान से। साइक्लिक है, कॉन्जुगेशन है, क्यों? देखो लोन पेयर, सिंगल डबल, सिंगल डबल, सारे एटम काउंट हो गए। प्लेनर है, ध्यान से देखें, प्लेनर कैसे पता चला? लोन पेयर सिंगल डबल जब ये रेजोनेंस करेगा तो ये लोन पेयर पाई पाई बन जाएगा, लेकिन इसके पास एक लोन पेयर और होता है, तो 2 सिग्मा और एक लोन पेयर यानी कि sp2 हाइब्रिडाइजेशन हो गया, है ना, तो ये प्लेनर भी हो गया। और बाकी अल्कीन वाले कार्बन तो sp2 होते हैं, प्लेनर है। कमेंट बताओ जरा, रिंग के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं? 2 पाई बॉन्ड थे, 4 पाई इलेक्ट्रॉन, और लोन पेयर भी तो रिंग में घूम रहा है यानी कि 6 पाई इलेक्ट्रॉन, और 6 4 का मल्टीपल नहीं है यानी कि एरोमेटिक है। ये तीनों कंडीशन फुलफिल हैं तो आपके पास चॉइस नहीं बची, बस 2 ही चॉइस बची है। अगर ये तीनों कंडीशन फुलफिल है तो 2 ही चॉइस बची हैं, या तो एरोमेटिक आंसर आएगा या एंटी एरोमेटिक आंसर आएगा। अगर 6 पाई इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं तो 4 का मल्टीपल नहीं है यानी कि ये एरोमेटिक है। अगला बताओ जरा, साइक्लिक है? बिल्कुल है। कॉन्जुगेशन है? बिल्कुल है। क्या ये लोन पेयर जा रहा है रेजोनेंस में? लोन पेयर, बेटा लोन पेयर रेजोनेंस में नहीं जाएगा, लेकिन अल्टरनेट डबल बॉन्ड का तो कॉन्जुगेशन है, बिल्कुल है। सारे के सारे sp2 है, बिल्कुल है, ठीक है। और कितने पाई इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं अंदर? 6, 3 पाई बॉन्ड के, और 6 पाई इलेक्ट्रॉन का मतलब हो गया एरोमेटिक। इस तरीके से चेक कर सकते हो आप कोई भी कंपाउंड। क्लियर है एकदम? अब मैं आपको 1-2 क्वेश्चन और बता देता हूं, क्या जो अलग टाइप के होते हैं। 8 एनुलिन, 8 एनुलिन और 10 एनुलिन, ये नॉन एरोमेटिक होते हैं, ध्यान रखिएगा। एनुलिन क्या होते हैं? साइक्लिक, एनुलिन की डेफिनेशन साइक्लिक कॉन्जुगेटेड रिंग विदाउट चार्ज, विदाउट चार्ज साइक्लिक कॉन्जुगेटेड रिंग की बात कर रहा हूं मैं। और 8 जो लिखा है यानी कि 8 उसमें कार्बन होंगे। आइए जरा, 8 कैसा दिखेगा? ऐसा देखो, डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल डबल, अल्टरनेट डबल बॉन्ड लगा दो और बिना चार्ज के ऐसी दिखती है ना, लेकिन ये एक्चुअल में ऐसी नहीं होती, ये एक्चुअल होती टब लाइक स्ट्रक्चर ऐसा, और टब लाइक स्ट्रक्चर है यानी कि ऐसा, ये टब लाइक स्ट्रक्चर है ना, टब लाइक स्ट्रक्चर है यानी कि ये नॉन एरोमेटिक है, नॉन एरोमेटिक ड्यू टू टब लाइक स्ट्रक्चर, नॉन प्लेनर हो गया। टब लाइक स्ट्रक्चर यानी कि क्या हो गया? ये नॉन प्लेनर, ठीक है, तो ये नॉन एरोमेटिक होता है, ध्यान रखिएगा। अगला 10 एनुलिन, इसी का भाई ऐसा दिखेगा, अल्टरनेट डबल लगा लो, एक डार्क में कर दिया, एक डैश में कर दिया, तो यहां H जो होता है वो अलग अलग प्लेन में है, तो नॉन प्लेनरिटी की वजह से नॉन प्लेनर होता है ये, तो ये नॉन एरोमेटिक होता है। तो 8 और 10 एनुलिन जो है वो नॉन एरोमेटिक है, ध्यान रखना। ये हटा देता हूं, हो गया ये सवाल। एप्लीकेशन एरोमेटिसिटी के देख लो, अलग टाइप के एप्लीकेशन इसके होते हैं, तो इसके अलग से कवर कर लेते हैं, बाकी अपन अलग देख लेंगे। स्टेबिलिटी ऑफ इंटरमीडिएट यानी कि कार्बोकेटाइन और कार्बेनाइन की फ्री रेडिकल में एरोमेटिसिटी की कॉन्सेप्ट आएगी नहीं, क्यों? क्योंकि फ्री रेडिकल में ऑड इलेक्ट्रॉन होते हैं, एरोमेटिसिटी में तो इवन इलेक्ट्रॉन की बातें कर रहे थे, 4n+2 या 4n, है ना। तो कार्बोकेटाइन और कार्बेनाइन की स्टेबिलिटी की अगर मैं बात करूं, मान लीजिए मेरे पास ऐसा लिखा है और एक ऐसा लिखा है, बताइए कौन ज्यादा स्टेबल है? चेक कर लेंगे। यहां 6 पाई इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, यहां पर 4 पाई इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, ये एरोमेटिक है, ये एंटी एरोमेटिक है, बाकी सारी कंडीशन फुलफिल है, आप चेक कर सकते हो, ये ज्यादा स्टेबल है, ऐसे चेक कर लो। अगर मान लो ऐसा लिखा है, ध्यान से देखिएगा, कार्बेनाइन यानी कि लोन पेयर, लोन पेयर रेजोनेंस में घूमेगा, ठीक है। बताओ जरा, 2 इसके इलेक्ट्रॉन घूमेंगे और 2 इसके, 4 पाई इलेक्ट्रॉन आएंगे यहां,
और यहां 2 2 और 2 6 पाई इलेक्ट्रॉन आएंगे। कौन ज्यादा स्टेबल? ये। क्यों? क्योंकि एरोमेटिक बन गया, ये एंटी एरोमेटिक है। ऐसे चेक करना है आपको स्टेबिलिटी, बड़ा आसान होता है। अगला सवाल, डाइपोल मोमेंट, बॉन्ड लेंथ और रेट ऑफ प्रोटोनेशन भी कंपेयर करा सकते हो। कैसे? मान लीजिए मेरे पास ये लिखा है, इस टाइप का कंपाउंड दिया जाएगा, कीटोन देंगे आपको, है ना, और एक ये लिखा हुआ है। अब मुझे एक बात बताओ, ये सारे के सारे पॉइंट सेम ही है। डाइपोल मोमेंट यानी कि ये बॉन्ड कितनी आसानी से टूटे, तो यहां माइनस आएगा, यहां प्लस आएगा, यहां माइनस आएगा, यहां प्लस आएगा। बॉन्ड लेंथ, जितनी आसानी से ये बॉन्ड टूटे उतना जल्दी पोलैरिटी क्रिएट होगी, उतनी ज्यादा डाइपोल मोमेंट होगी, और जितना जल्दी बॉन्ड टूटे तो डबल से सिंगल पर जाएगा तो बॉन्ड लेंथ बढ़ जाएगी, और जितना जल्दी बॉन्ड टूटे तो कोई प्रोटॉन खड़ा होगा तो वो H+ इस ऑक्सीजन के पास आ जाएगा। यानी कि तीनों ऑर्डर सेम आएंगे। क्या करना है? बस ये चेक करना है। मुझे बताओ इसकी और इसकी स्टेबिलिटी, अभी थोड़ी देर पहले अपन ने किया, यहां बॉन्ड लगा लेना। ये है एरोमेटिक, 2 पाई इलेक्ट्रॉन है, और ये है एंटी एरोमेटिक क्योंकि 4 पाई इलेक्ट्रॉन है। ये ज्यादा स्टेबल, तो इसकी सारी चीजें, चाहे डाइपोल मोमेंट हो, चाहे बॉन्ड लेंथ हो, चाहे रेट ऑफ प्रोटोनेशन हो, सारा ऑर्डर सेम रहेगा क्योंकि तीनों चीजें इंटरकनेक्टेड है। अगला देखें, रोटेशनल एनर्जी बैरियर की बात करूं तो ध्यान से देखो, मान लो मैंने यहां पर लगा दिया इस तरीके से, ये और ये ऐसा लगा दिया, और मैंने ये लगा दिया ऐसा। अब ध्यान से देखना, रोटेशनल एनर्जी बैरियर का मतलब है कि मुझे इस बॉन्ड को तोड़ना है। कैसे तोड़ सकता हूं? आपको सोचना है कि ये बॉन्ड मैं ऐसे तोड़ूं कि एरोमेटिक बन जाए दोनों रिंग, है ना, दोनों रिंग एरोमेटिक बन जाए, मुझे ऐसे तोड़ना है। तो मैं इसको ऐसे तोड़ूंगा। क्यों? 3 की रिंग में प्लस और ये 5 की रिंग में माइनस, ये भी एरोमेटिक और ये भी एरोमेटिक। ठीक है, यहां लिख देता हूं, ये दोनों एरोमेटिक हो गई। यहां मैं कैसे भी तोड़ लूं, चाहे ऊपर चाहे नीचे, यहां माइनस यहां प्लस, 3 की रिंग 5 की रिंग में नेगेटिव एरोमेटिक, लेकिन 5 की रिंग में पॉजिटिव, 4 पाई इलेक्ट्रॉन की वजह से एंटी एरोमेटिक। यहां दोनों एरोमेटिक आ रही है। कौन ज्यादा स्टेबल है? ये। अगर ये ज्यादा स्टेबल है तो यहां एनर्जी कम लगेगी, क्यों? जल्दी टूट जाएगा। अगर ये x ये y है तो x कम होगा y से। तो रोटेशनल एनर्जी बैरियर क्या होता है? बॉन्ड तोड़ना है। कौन सा वाला? बीच वाला। ये दोनों एरोमेटिक आ रही है तो एनर्जी कम लगेगी, उधर एनर्जी ज्यादा लगेगी। क्यों? एक अनस्टेबल वाली रिंग है। अगला सवाल, अगला एप्लीकेशन, रिएक्टिविटी विद HX एंड H2SO4। देखो, ये भी H+ देता है और ये भी H+ देता है। बस आपको क्या चेक करना है? कौन H+ आसानी से ले लेगा। ध्यान से देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, ये भी H+ देता है और ये भी। मैंने लगा दिया ऐसा, यहां आपको अल्कोहल मिलेगा। एक ये लगा दिया और एक ये लगा दिया। ध्यान से देखना जरा, मैं क्या कर रहा हूं, अगर मैंने यहां से H+ आएगा यानी कि क्या निकलेगा? पानी। H+ आएगा तो वाटर निकल जाएगा। यहां प्लस और यहां प्लस, ये बन गई एरोमेटिक। 3 की रिंग में प्लस, 5 की रिंग में प्लस, एंटी एरोमेटिक। ये ज्यादा स्टेबल है यानी कि इसकी रिएक्टिविटी ज्यादा होगी, है ना। अगला देखें, रिएक्टिविटी टुवर्ड्स AgNO3 एंड SbCl5। सेम टाइप के ही हैं ये सारे। देखो, अगर मैंने एक यहां लगा दिया, एक यहां लगा दिया, तो Cl निकाला, यहां Cl निकाला, ये माइनस ये प्लस, ये माइनस ये प्लस, यहां एरोमेटिक, ये एंटी एरोमेटिक। कौन ज्यादा स्टेबल है? और जो Cl माइनस निकला वो AgCl बना लेगा, PPT। और अगर SbCl5 लोगे तो SbCl6 नेगेटिव बना लेगा, है ना। अगला एसिडिक स्ट्रेंथ देखें जरा। अगर मान लो मेरे पास ऐसा लिखा है और मेरे पास ऐसा लिखा है, और मुझसे बोला गया है ये प्रोटॉन को निकालना है यहां से। अगर प्रोटॉन निकलेगा तो बॉन्ड टूटकर यहां माइनस आएगा, ये एंटी एरोमेटिक हो गया। क्यों? 2 और 2 4 पाई इलेक्ट्रॉन। नेगेटिव में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, लोन पेयर होता है। पॉजिटिव में लोन पेयर नहीं होता, है ना, तो नेगेटिव में लोन पेयर है। तो ये एंटी एरोमेटिक है, ये एरोमेटिक है, ये ज्यादा स्टेबल है, तो ये ज्यादा एसिडिक होगा। जिसका एनाइन ज्यादा स्टेबल वो कंपाउंड ज्यादा एसिडिक, है ना। अगला बेसिक स्ट्रेंथ की बात कर लेते हैं। बेसिक स्ट्रेंथ की बात करें तो जरा ध्यान दीजिएगा, ये NH2 ऐसा लगा है और ये ऐसा। मुझे बताना जरा ध्यान से, इसका लोन पेयर रेजोनेंस में जाएगा? बिल्कुल जाएगा। इसका लोन पेयर भी जाएगा। अब बताना, क्या इसका लोन पेयर रेजोनेंस में जाकर एरोमेटिसिटी क्रिएट कर रहा है? सोचो, इसका लोन पेयर रेजोनेंस में जाकर क्रिएट कर रहेगा? नहीं, ये पहले से ही एरोमेटिक है, ये पहले से ही एरोमेटिक है, पहले से ही रिंग बनी हुई है ये। इसका लोन पेयर रेजोनेंस में जाएगा तो 6 पाई इलेक्ट्रॉन बनेंगे, यानी कि इसकी मजबूरी है। क्यों? स्टेबिलिटी आ रही है ना। एरोमेटिक तभी बनेगा ये जब लोन पेयर जाएगा, और लोन पेयर जाकर एरोमेटिसिटी क्रिएट कर रहा है यानी कि उसको जाना जरूरी है। और अगर वो जाएगा तो कोई H+ उसके पास खड़ा होगा तो उसको आसानी से अपना लोन पेयर कैसे दे पाएगा? क्यों? नाइट्रोजन का लोन पेयर डोनेशन किसी H+ को देना ही तो बेसिसिटी है।
तो ये आसानी से अपना लोन पेयर दे ही नहीं पाएगा, क्यों? एरोमेटिसिटी क्रिएट कर रहा है, तो ये ज्यादा बेसिक हो जाएगा, है ना, ये ज्यादा बेसिक है। क्यों? अगर कोई H+ यहां खड़ा होगा, मालिक हमको दे दो लोन पेयर, ये बोलेगा हम तो एरोमेटिसिटी करेंगे, मजा है यहां पर, ये बोलेगा ठीक है तुम एरोमेटिक, हम इसको दे देते हैं, है ना। बताओ जरा क्वेश्चन, अमंग द फॉलोइंग द एरोमेटिक कंपाउंड इज, कौन एरोमेटिक है? ये 4 पाई इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं, एंटी एरोमेटिक। 2 और 2 4 पाई इलेक्ट्रॉन कार्बोकेटाइन में होते नहीं, एंटी एरोमेटिक। 2 और 2 4 पाई इलेक्ट्रॉन एंटी एरोमेटिक। यहां देखो दोनों रिंग बेंजीन है, एरोमेटिक हो गया। अगर इंडिविजुअल रिंग बेंजीन बन रही तो वह एरोमेटिक की कैटेगरी में आएंगी। अगला, द नॉन एरोमेटिक कंपाउंड अमंग द फॉलोइंग, बोलो नॉन एरोमेटिक कंपाउंड कौन सा है? साफ साफ दिख रहा है, देखो ये लगातार कॉन्जुगेशन नहीं आ रहा और यहां पर ये भी दिख रहा है कि sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, तो ये नॉन एरोमेटिक है। बाकी चेक कर लो, इसका एक लोन पेयर रेजोनेंस में जाके 6 पाई इलेक्ट्रॉन कर देगा, एरोमेटिक हो जाएगा। इसका ये नेगेटिव यानी कि लोन पेयर होता है, ये भी रेजोनेंस में जाके एरोमेटिक बना देगा, 6 पाई इलेक्ट्रॉन। यहां 2 बेंजीन वाली इंडिविजुअल रिंग एरोमेटिक, पूरा सिस्टम एरोमेटिक है, तो नॉन एरोमेटिक ए आ जाएगा। अगला सवाल, 4 स्ट्रक्चर्स आर गिवन A to D, एग्जामिन देम एंड सिलेक्ट द एरोमेटिक स्ट्रक्चर। चेक करो, यहां पर 2 पाई इलेक्ट्रॉन से एरोमेटिक हो गया, यहां 2 रिंग, ये भी और ये भी एरोमेटिक है, तो ये भी हो गया। ये तो नॉन एरोमेटिक हो गया, टब लाइक, और ये लोन पेयर रेजोनेंस में जाएगा तो 4 पाई इलेक्ट्रॉन यानी कि एंटी एरोमेटिक। क्या चाहिए था मेरे को? एरोमेटिक चाहिए था, ए और सी आ जाएगा आंसर ढोलकपुर। ठीक है, इस तरीके से सवाल आपको मिल सकते हैं। अब चलते हैं हम एसिडिक स्ट्रेंथ। अब अपन ने सारे इफेक्ट पढ़ लिए, सारे पढ़ लिए ना, अब हमें लगाना है एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड और फिनॉल। किसकी एसिडिक स्ट्रेंथ निकालनी? कार्बोक्सिलिक एसिड और फिनॉल की। ध्यान से देखिएगा, सबसे पहले तुमको देखना है कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए बता रहा हूं मैं, SIR, मैं यहां पर ऐसे बनाता हूं केस, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है, थोड़ा ध्यान दे दो, बस 10-15 मिनट काम हो जाएगा। मेरे पास केस 1 बन रहा है इन कार्बोक्सिलिक एसिड, इन कार्बोक्सिलिक एसिड। अगर मैं कार्बोक्सिलिक एसिड की बात करूं तो कार्बोक्सिलिक एसिड में आपको सोचना है SIR इफेक्ट। ठीक है, SIR इफेक्ट सोचना है। सर ये SIR इफेक्ट क्या होता है? जिसको हम ऑर्थो इफेक्ट का नाम देते हैं, यहां पर ऑर्थो इफेक्ट इसका नाम है। मैं यहां लिख देता हूं क्या, ड्यू टू SIR एसिडिक स्ट्रेंथ इंक्रीजेस। ठीक है, SIR से एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ जाती है। क्यों होता है ऐसा? कार्बोक्सिलिक एसिड में, कार्बोक्सिलिक एसिड में अगर मैं यहां G ग्रुप लगा दूं तो G इसको रिपेल करता है, अलग प्लेन में पहुंचा देता है, और अलग प्लेन में चला जाएगा तो इसका C डबल बॉन्ड हो, इसके साथ रेजोनेंस नहीं कर पाएगा, तो इसमें आपस में रेजोनेंस अच्छा हो जाएगा। जैसे ध्यान से देखिए, इसका रेजोनेंस अच्छा होना चाहिए, लेकिन यहां अगर मैं बेंजीन रिंग लगा दूं तो बेंजीन रिंग बोलेगी हम भी तो रेजोनेंस करेंगे, तो ये नाराज हो जाएगा, बोलेगा हम अच्छा भला रेजोनेंस कर रहे थे, बेंजीन तुम क्यों बीच में आ गई। तो यहां अगर G ग्रुप लगा दोगे ना तो इसका प्लेन चेंज हो जाएगा, और इसका प्लेन चेंज हो जाएगा तो अब ये रेजोनेंस बंद हो जाएगा, यानी कि O नेगेटिव वाला रेजोनेंस अच्छा हो जाएगा, वही तो करना था। तो SIR से एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ जाती है। कहां लगता है ये? कार्बोक्सिलिक एसिड में, ऑर्थो इफेक्ट बोलते हैं इसको, कार्बोक्सिलिक में इसका नाम ऑर्थो है ना। तो ऑर्थो इफेक्ट की वजह से हमारा एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ जाती है। सबसे पहले आप SIR देखेंगे, फिर हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी देखेंगे साथ में, है ना। हाइड्रोजन बॉन्डिंग, हाइड्रोजन बॉन्डिंग ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग एसिडिक स्ट्रेंथ इंक्रीजेस। देखो कार्बोक्सिलिक एसिड में एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ जाती है, कैसे? ध्यान से देखिएगा, अगर मान लीजिए मैंने यहां लगा दिया OH, तो होगा क्या, जब ये H+ निकल जाएगा, ये भाग जाएगा, तो यहां जो एनाइन बनेगा वो इसके साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर लेगा, तो एनाइन स्टेबल हो जाता है, इसलिए एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ जाती है। SIR में क्या था? ऑर्थो इफेक्ट में क्या था? अलग प्लेन में चले जाते हैं इसलिए बढ़ जाती है। यहां पर प्रोडक्ट बनने के बाद जो एनाइन बनता है, एनाइन यानी कि प्रोडक्ट बोल रहा हूं, जो एनाइन बनता है वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग करता है इंट्रामोलिकुलर। ठीक है, तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग से एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ जाती है। क्लियर है? अब इसके बाद क्या देखेंगे? पहले आपने SIR देखा, फिर हाइड्रोजन बॉन्डिंग देखा, अब चलेंगे इफेक्ट्स पर। अब आप अपने इफेक्ट्स लगाओ। इफेक्ट्स क्या? इफेक्ट्स में प्रायोरिटी लिख लो, मेसोमेरिक की ज्यादा, फिर हाइपर कॉन्जुगेशन और फिर इंडक्टिव। ये इफेक्ट्स आपको लगाने हैं। मेसोमेरिक सोचो, हाइपर सोचो, इंडक्टिव सोचो। ठीक है, लेकिन अब इसमें आपको यह पता होना चाहिए किसका M ज्यादा, किसका H ज्यादा, किसका I ज्यादा कम। I की सीरीज तो तुम्हें पता थी,
एम इफेक्ट मैं लिख देता हूं। अगर मैं प्लस एम पावर की बात करूं, प्लस एम पावर की बात करूं, तो CH2 माइनस का ज्यादा होगा NH नेगेटिव से O नेगेटिव, है ना। अगर मैं NH2 की बात करूं OH से, तो इसका ज्यादा होगा। अगर मैं NHCOCH3 की बात करूं OCOCH3 से, तो इसका ज्यादा होगा। ये मैंने कैसे पता किया? ये वाला मैंने चार्ज डेंसिटी से बोल दिया, जो आसानी से दे दे। क्यों? यहां पर अल्कीन लगी होगी। ये मैंने बता दिया ओवरलैपिंग से। कैसे? साइज डिफरेंस, क्योंकि यहां अल्कीन होगी तो यहां कार्बन नाइट्रोजन है, यहां कार्बन ऑक्सीजन है। अब इसका एक पाई बॉन्ड मुझे बनाना है। बताओ किसका पाई बॉन्ड बनाना आसान है? इसका पाई बॉन्ड बनाना आसान ना। क्यों? क्योंकि यहां कंपेरेबल साइज है। कार्बन के जस्ट पड़ोसी है नाइट्रोजन, ऑक्सीजन थोड़ा दूर वाला पड़ोसी है, तो बॉन्डिंग इसकी अच्छी होगी। सेम वही कॉन्सेप्ट यहां लगाया मैंने, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो प्लस एम पावर का ऑर्डर ये लिख दिया मैंने। और OH और OR में OH की पावर ज्यादा होती है OR से, या स्टेरिक हिंड्रेंस ज्यादा होती है, इसलिए प्लस एम पावर कम हो जाती है इसकी, है ना। ये प्लस एम पावर का ऑर्डर लिख दिया। माइनस एम पावर की बात करूं तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जो होते हैं, जैसे NO2 वगैरह, ये ज्यादा होते हैं किससे? CN से, ठीक है। ये ध्यान रखना, ये काम आएगा आपका। अब मैं आपके सामने लिखने जा रहा हूं कुछ ऐसे इफेक्ट, ध्यान से देखना, कुछ ऐसे इफेक्ट जो दोनों लगते हैं क्रॉस में। जैसे प्लस एम ग्रेटर देन माइनस आई, ये कहां कहां होता है? प्लस एम ग्रेटर देन माइनस आई कहां कहां होता है? जैसे NH2, इसका प्लस एम डोमिनेट करता है माइनस आई पर, ठीक है। जैसे OH, जैसे OR, जैसे आपका NHCOCH3, जैसे आपका OCOCH3, इस टाइप के जो होते हैं, है ना, इनका प्लस एम ग्रेटर देन माइनस आई। कुछ होते हैं माइनस आई ग्रेटर देन प्लस एम, जैसे हेलोजेंस, इनको बोलते हैं कैमेलियंस ग्रुप। कैमेलियंस जो रंग बदलते हैं, ये हेलोजेंस जो है वो प्लस एम माइनस आई दोनों होते हैं। माइनस आई ग्रेटर देन प्लस एम होता है, ठीक है। तो ये कुछ इफेक्ट है जो आपको पहले से पता होंगे तो आप आंसर कर पाओगे, ठीक। तो आपने क्या क्या देख लिया? आपने SIR लगा लिया, हाइड्रोजन बॉन्डिंग लगा ली, ठीक है। फिर आप इफेक्ट लगा लो, और एम इफेक्ट डज नॉट ऑपरेट ऑन मेटा पोजीशन, ये आपको पता होना चाहिए। अब हम करेंगे सवाल, ठीक है। ध्यान से देखिएगा, मैं आपको कुछ सवाल करके दिखा रहा हूं। मान लो मेरे पास ऐसा लिखा है, यहां मिथाइल, यहां मिथाइल और यहां मिथाइल, ठीक है। अब आप ध्यान से देखिएगा, मुझे आप बताओ क्या यहां SIR लग रहा है? बोलो, ऑर्थो इफेक्ट लग रहा है क्या? बताओ सर, ये ऑर्थो इफेक्ट का पता कैसे करेंगे? ऑर्थो इफेक्ट का पता कैसे करेंगे? ऑर्थो लग रहा है कि नहीं लग रहा है, कैसे पता करा? G जो है वो क्या नहीं होना चाहिए? HDT, G यानी कि ये वाला ग्रुप है ना, इसको मैं G बोल रहा हूं। HDT OH NH2CnF, ये ग्रुप नहीं चलेंगे, बाकी सब चल जाएंगे। तो यहां मिथाइल है, CH3 ना, मिथाइल, मिथाइल यानी कि लगाएगा ऑर्थो। ऑर्थो लगाने से इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा हो जाएगी 1 वाले की, ठीक है। ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, 1 की सबसे ज्यादा। अब 2 और 3 में बताओ, इसका ओनली इंडक्टिव लगेगा जो कि प्लस आई होता है मिथाइल का। इसका मिथाइल का पैरा पर, देखो मेटा पर तो एम इफेक्ट लगता ही नहीं है, मेटा पर एम इफेक्ट नहीं लगता, पैरा पर लगेगा। तो इसका प्लस एम ड्यू टू प्लस एच होता है, तो प्लस एम इज ग्रेटर देन प्लस आई होता है इसका। क्यों? डोमिनेट करेगा। दोनों अगर सेम साइन के हैं, जैसे प्लस प्लस माइनस माइनस, तो एम इफेक्ट डोमिनेट करेगा इंडक्टिव पर, तो ये हटा दो। यानी कि इसका प्लस एम, या फिर आप प्लस एच भी बोल सकते हो, आपकी इच्छा है, जो बोलना चाहो, तो भी प्लस एच डोमिनेट करेगा प्लस आई पर। यानी कि इसका प्लस एम ज्यादा है या प्लस एच ज्यादा है, इसका प्लस आई है। मुझे एक बात बताओ, इन दोनों में कंपेयर कराऊंगा तो ये वाला ज्यादा आएगा ना। क्यों? क्योंकि इससे एसिडिक स्ट्रेंथ कम हो जाएगी, क्योंकि एसिडिक स्ट्रेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस एम एंड माइनस आई, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्लस एम एंड प्लस आई। क्या ये बात सही है? क्योंकि हमें क्या करना है, हमें एनाइन को स्टेबल बनाना है। एसिडिक स्ट्रेंथ मतलब H प्लस निकलने के बाद एनाइन बने, तो मुझे एनाइन को स्टेबल बनाना है। और एनाइन स्टेबल कब बनेगा? जब मेरे पास माइनस एम और माइनस आई खींचने वाले ग्रुप लगे होंगे। यहां देने वाले हैं, तो देने वाले जितने कम हो या कमजोर हो उतना अच्छा। तो प्लस आई कमजोर है, यानी कि अच्छी बात है, देने वालों का कमजोर होना चाहिए, ठीक है। समझे बात को? एक सवाल और देखो, अगर मैंने यहां NO2 लगा दिया, तो अगर मैंने यहां ऑर्थो पर NO2 लगा दिया, मेटा पर NO2 लगा दिया और पैरा पर NO2 लगा दिया, अब बताओ अब क्या करूंगा? बोलो तो।
बोलो अब क्या करूंगा, ध्यान से देखें, यहां ऑर्थो लग रहा है, बिल्कुल लग रहा है, ऑर्थो लग गया तो 1 वाला सबसे ज्यादा हो गया। अब ये 2 और 3 में बताओ, यहां ओनली माइनस आई मेटा पे लगा है, यहां माइनस एम और माइनस आई दोनों है, और अगर सेम साइन के हैं तो एम डोमिनेट करता है। डोमिनेटिंग इफेक्ट से आंसर करेंगे। माइनस एम है, अच्छी बात है भाई, मजा आ गया, 3 आएगा फिर 2 आएगा, माइनस एम है तो मजा आ जाएगा। इस तरीके से आपको अप्लाई करना है इसमें, ठीक है। अगर मैं अगला बता दूं आपको, फिनॉल वाला केस, ध्यान से देखिएगा, केस 2 फिनॉल का था, केस 2 फिनॉल। फिनॉल में कोई ऑर्थो वगैरह नहीं लगता, एसआईआर नहीं लगता, एसआईआर या ऑर्थो इफेक्ट यहां नहीं लगाना है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग जरूर सोच लो, और हाइड्रोजन बॉन्डिंग से क्या होता है, यहां पर कहानी अलग हो जाती है। यहां पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग रिएक्टेंट में ही हो जाती है, वहां क्या होता था, H+ निकलने के बाद एनाइन जो बनता था वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग करता था कार्बोक्सिलिक एसिड में। यहां क्या होगा आपका, यहां हाइड्रोजन बॉन्डिंग आपकी इधर ही आ जाएगी, ध्यान से देख लीजिए, और ये ट्रैप हो जाएगा, आसानी से नहीं निकल पाएगा, मुश्किल है निकलना। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग से क्या होता है, ड्यू टू H बॉन्ड एसिडिक स्ट्रेंथ डिक्रीजेज इन फिनॉल, ठीक है। तो मैं ऑर्डर ही लिख देता हूं, पॉम पॉम ऑर्डर होता है, पैरा ऑर्थो मेटा, ठीक है, पैरा नाइट्रो ऑर्थो नाइट्रो मेटा नाइट्रो, क्योंकि यहां पर माइनस है, माइनस आई लग रहा है, यहां पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग आ गई है तो थोड़ा कम हो गया, और एम मेटा पर तो एम लगता ही नहीं है ना, तो मेटा वाला सबसे पीछे आ जाएगा। यहां हाइड्रोजन बॉन्डिंग से इससे ये पीछे आ गया, पैरा ऑर्थो मेटा हो जाता है, ठीक है। बाकी सारी की सारी कहानी सेम है जो पीछे मैंने सिखाई है। अगर अलग अलग फैमिली में एसिडिक स्ट्रेंथ की बात करनी हो तो क्या करेंगे, अलग अलग फैमिली में आपको ये ऑर्डर ध्यान रखना पड़ेगा, और ऑर्डर में ये है कि सलमान ने, सल्फोनिक एसिड सबसे पहले आता है, सलमान ने पिक किया सकीरा को दिन में, सकीरा को दिन में, और कार ही कार में मोना को फिर खिलाई आम की मिठाई, आम की मिठाई यानी कि मिथाइल, पानी और अल्कोहल के साथ, पानी और अल्कोहल के साथ। अलका बोली अमोनिया, अल्कीन और अल्केन, अलका बोली ये तो ये है। और इसके आगे आते हैं मिनरल एसिड, मिनरल एसिड मतलब H2SO4 HClO4 ये सब, ठीक है, ये बड़े स्ट्रांग होते हैं, HI वगैरह, मिनरल एसिड बोलते हैं इसको, ठीक है। अलग अलग फैमिली की अगर आ जाए, जैसे अभी तो आप कार्बोक्सिलिक में देख रहे थे, अलग फैमिली दे दी तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा, ऑर्डर ध्यान रखना पड़ेगा। आया कैसे, पीके वैल्यू से, अब वैल्यू थोड़ी याद करते हो, ऑर्डर ध्यान रखना पड़ेगा, यानी कि जो एनायन है वो सबसे ज्यादा स्टेबल है इन सभी में, ठीक है। अब सल्फोनिक में भी अलग अलग, जैसे मान लो एरोमेटिक सल्फोनिक और एलिफेटिक सल्फोनिक, एरोमेटिक ज्यादा रेजोनेंस आ रहा है, ठीक। पिक्रिक एसिड कैसा दिखता है, ऐसा, पिक्रिक एसिड तो बहुत बेहतरीन है, 3 NO2 लगे यहां पर पिक्रिक एसिड में। स्क्वायरिक एसिड ऐसा दिखता है, OH OH यहां डबल O और यहां डबल O। डाइनाइट्रो ऐसा दिखता है, यहां OH यहां NO2 और यहां NO2। कार्बोक्सिलिक में आता है HCOH, फिर PHCOH और फिर CH3COH, ऐसा आएगा। कार्बोनिक एसिड होता है H2CO3। मोनोनाइट्रो में अभी बताया पॉम पॉम, पॉम पॉम, पैरा ऑर्थो मेटा। फिनॉल जानते हो, अमोनियम होगा RNS3+, फिनॉल हो गया PH। देखो अमोनिया और अमोनियम में कंफ्यूज मत होना, अमोनिया और अमोनियम में कंफ्यूज मत होना, अमोनियम होता है NH3+ और अमोनिया होता है NH3, ठीक है। बाकी तो सब आप जानते ही हो। अल्काइन में भी टर्मिनल वाले में, टर्मिनल अल्काइन एसिडिक होती है, ये वाला ज्यादा होगा, किससे, इसमें 2 H है, इसमें एक ही टर्मिनल H है, ठीक है। ये कहानी है, क्लियर छे। और ये ऑर्डर आपको याद हो गया तो बहुत सारे सवाल आपसे बन जाएंगे, जैसे कि एक ये वाला आपसे पूछा जाता है रिएक्शन होगी कि नहीं होगी, तो हाउ टू चेक फिजिबिलिटी ऑफ द रिएक्शन, यानी कि पॉसिबिलिटी। स्ट्रॉन्ग एसिड से वीक एसिड पर जाना है तो रिएक्शन फॉरवर्ड होती है, ठीक है। स्ट्रॉन्ग से वीक एसिड जाना है मतलब वीक एसिड बनना चाहिए। जैसे मान लीजिए इस HA का pK 1 है और इस H2O का pK 15.7 है,
पीके ज्यादा होता है, पीके ज्यादा तो वीक एसिड होता है। ये 1 है, ये 15.7 है, ये ज्यादा बड़ी वैल्यू है, यानी कि रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगी। तो बस ये कॉन्सेप्ट है, रिएक्शन विल प्रोसीड इन द प्रोडक्शन ऑफ वीकर एसिड। तो कोई भी सवाल हो आप आराम से बना सकते हो। और इनके सवालों में जैसे ये टेस्ट वगैरह होते हैं कुछ, H प्लस और A- देगा। अब बताओ Na के साथ रिएक्शन कराओ, NaH के साथ कराओ और NaNH2 के साथ कराओ, बता दो जरा मुझको क्या आएगा। Na के साथ कराओगे तो Na बनेगा प्लस H2 गैस निकलेगी। यहां प्लस माइनस खेल लो भाई, ये तो मेटल प्लस एसिड बचपन में पढ़ा था, ये प्लस माइनस खेल लो। Na बनेगा प्लस H2 निकलेगा और यहां भी Na बनेगा प्लस अमोनिया गैस निकलेगी। तो यहां अमोनिया निकल रही है, यहाँ H2 है, यहाँ H2। अब आपको क्या करना है, Ha ऐसा लेना है कि ये स्ट्रांग हो और ये वीक हो, तो तुम्हारा काम हो जाएगा। और H2 तो महावीक होता है, H2 तो महावीक होता है, यानी कि पीछे जो टेबल में दिए हुए एसिड हैं वो सारे के सारे तुम ले सकते हो Na के साथ रिएक्शन में, ठीक है। अमोनिया वीक एसिड है तो अमोनिया से ऊपर वाले यहां ले सकते हो, क्योंकि अमोनिया को वीक आना है तभी तो रिएक्शन होगी, ठीक। अगला NaOH के साथ देखो, अगर मान लो मेरे पास कोई एसिड है H प्लस और A माइनस, मैंने उसकी रिएक्शन कराई NaOH से, क्या आएगा Na प्लस OH माइनस, क्या बनेगा Na प्लस H2O। अब क्या होना है, H2O को वीक एसिड बनना चाहिए, यानी कि वो एसिड जो स्ट्रॉन्ग एसिड हो, किससे, पानी से। तो टेबल में पानी से ज्यादा अच्छे एसिड ये रिएक्शन देंगे, यानी कि इकलौता एल्कोहल ऐसा है मीथेनॉल जो पानी से ज्यादा अच्छा होता है। ये वाले बाकी एल्कोहल NaOH के साथ रिएक्शन नहीं करते, अल्काइन NaOH के साथ रिएक्शन नहीं करते, ये सारे के सारे NaOH के साथ रिएक्शन करते हैं पानी से आगे वाले, है ना, समझे कॉन्सेप्ट। पानी से आगे वाले सारे एसिड रिएक्शन करेंगे। अगला NaHCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट टेस्ट बोलते हैं इसको। मुझे ऐसा एसिड लेना पड़ेगा जो क्या करे, ध्यान से देखें जरा, Na प्लस और HCO3 माइनस होता है ना, ये जो क्या करे, जो बना ले H2CO3 इस रिएक्शन में। ये आना चाहिए वीक एसिड और ये आना चाहिए स्ट्रॉन्ग एसिड। अब मुझे बताओ, अगर ये वीक एसिड आएगा तो ये वाला स्ट्रॉन्ग आना चाहिए। तो टेबल में देखकर बताओ H2CO3 से आगे कौन कौन आता है। H2CO3 से आगे ये सब आते हैं, कार्बोक्सिलिक, डाइनाइट्रोफिनॉल, स्क्वायरिक, पिक्रिक, सल्फोनिक। फिनॉल ये टेस्ट नहीं देता, अल्काइन ये टेस्ट नहीं देता, अमोनियम ये टेस्ट नहीं देता। क्यों, इसके पीछे वाले ये टेस्ट नहीं देंगे, ठीक है, इसके आगे वाले ये टेस्ट देंगे। और एक इसमें एक्सेप्शंस लिखेंगे अपन। एक्सेप्शन में ये कि पैरानाइट्रोफिनॉल की अगर मैं बात करूं, ये दे देता है। पैरानाइट्रोफिनॉल H2CO3 के लगभग आसपास होता है और थोड़ा सा ज्यादा होता है। टेबल में हमने भले इसको पीछे लिखा, हल्का स्लाइटली ज्यादा, ध्यान रखना। NaHCO3 के साथ ये टेस्ट दे देगा, है ना, ये H प्लस निकल कर ये बना लेगा, ठीक है। अच्छा यहां पर नहीं, इसको वहां लिखना था, ये NaOH में लिख दिया जल्दी जल्दी में। NaHCO3 में आएगा ये, हाँ इधर पैरानाइट्रोफिनॉल NaHCO3 टेस्ट दे देगा, पैरानाइट्रोफिनॉल ये टेस्ट दे देगा, यानी कि कुछ ऐसा है। ऑर्थो और मेटा ये नहीं देते, ये दे देगा, यहां से H प्लस निकाल देना बस, ठीक है, क्लियर है। आइए बेसिक स्ट्रेंथ की हम बात कर लेते हैं। बेसिक स्ट्रेंथ कैसे चेक करना है, नाइट्रोजन के लोन पेयर का डोनेशन किसको, H प्लस को, खत्म। अब मुझे बताओ, अगर नाइट्रोजन के लोन पेयर का डोनेशन करवाना है तुम्हें H प्लस को, तो क्या होना चाहिए, बताओ क्या खास बात होनी चाहिए इसके पास। यहां पर डेंसिटी ज्यादा होनी चाहिए, सही बात है, डेंसिटी ज्यादा होनी चाहिए। कौन सी, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होनी चाहिए, ज्यादा। सर ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा कौन करेगा, डोनेशन वाले, बिल्कुल सही बात है। यानी कि बेसिक स्ट्रेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्लस एम एंड प्लस आई, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू माइनस एम एंड माइनस आई, सही बात है, डोनेशन वाले होने चाहिए। बस इसी चीज को चेक करने के लिए कुछ पॉइंट लिखें, क्या, अवेलेबिलिटी ऑफ लोन पेयर ऑफ नाइट्रोजन मोर विल बी द बेसिसिटी, बिल्कुल सही बात है, जितना ज्यादा अवेलेबिलिटी उतनी ज्यादा बेसिसिटी। अमीन्स ज्यादा बेसिक होंगे, फिर इमीन, फिर अमाइड और फिर साइनाइड। चलो एक एक करके एग्जांपल लिख लेते हैं। मान लीजिए मेरे पास ऐसा लिखा है, बताओ इन दोनों में ज्यादा बेसिक कौन है, चेक करेंगे। इसका लोन पेयर लोकलाइज्ड है, इसका लोन पेयर रेजोनेंस में जा रहा है, तो ये डीलोकलाइज है। कोई H प्लस इसके पास खड़ा होगा, बोलेगा हम रेजोनेंस करके आते हैं, बोलेगा ठीक है हम तो इससे ले लेंगे,
ये देखो अगला है अमीन की बात करूं, अमीन की बात करूं तो एलिफेटिक अमीन एरोमेटिक अमीन से ज्यादा बेसिक होंगी। बिल्कुल सही बात है। क्यों? क्योंकि एलिफेटिक में sp3 हाइब्रिडाइजेशन, एरोमेटिक में sp2 खींचेगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से, खींचने से बेसिसिटी कम हो जाएगी। इमीन क्या होता है ऐसा? सर ये इमीन में नाइट्रोजन का लोन पेयर sp2 हाइब्रिडाइज है, एस करेक्टर ज्यादा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा, स्टेबल रहेगा तो आसानी से नहीं दे पाएगा। यहां देखें जरा, इसका लोन पेयर रेजोनेंस करके ऑक्सीजन पे चला जाएगा, स्टेबल हो जाएगा, कहेगा हम देंगे नहीं, हम तो अपने में रेजोनेंस करेंगे। तो ये वाला ऑक्सीजन पर नेगेटिव क्रिएट कर देगा, इसलिए स्टेबल हो गया। साइनाइड वाला sp हाइब्रिडाइजेशन है, जबरदस्त स्टेबल है, बोलेगा हम क्यों दें यार, हम तो इलेक्ट्रोनेगेटिव है, लोन पे रखो ना, हम तो इलेक्ट्रोनेगेटिव है ना। इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट नेगेटिव चार्ज या लोन पे तो रखना चाहता है ना, यानी कि ये स्टेबल है sp हाइब्रिडाइजेशन की वजह से। लोकलाइज लोन पेयर, डीलोकलाइज लोन पेयर का मैंने ऊपर समझा ही दिया आपको, ठीक है। इसको आप एक एग्जांपल से और समझ लो। मान लो मेरे पास ऐसा लिखा है, ठीक है, और ऐसा लिखा है, ये वाला इसमें भी कवर हो जाएगा, एलिफेटिक और एरोमेटिक में। आप इससे भी कर सकते हो। सर इसका लोन पेयर रेजोनेंस में, इसका नहीं है, ये ज्यादा है ना। अच्छा यहां पर एक और ग्रुप लिख लो। अमीन से आगे जो आते हैं वो ग्वानिडीन भी आता है, ग्वानिडीन और अमाइडीन। ग्वानिडीन ज्यादा आता है, फिर अमाइडीन आता है, फिर अमीन आता है, अमाइडीन। मैं दोनों ही ग्रुप लिख देता हूं यहां पर, ये आगे आते हैं फिर ये आता है अमीन। तो ग्वानिडीन होता है ऐसा, NH2 NH ये ग्वानिडीन है। अमाइडीन होता है RC डबल बॉन्ड NH NH2। ऐसा इसलिए होता है, ये सबसे ज्यादा बेसिक, ये मोस्ट बेसिक में आता है। ये मोस्ट बेसिक में इसलिए आ रहा है क्योंकि इसके पास लोन पेयर का डोनेशन जब होगा तो ये रेजोनेंस से इसको स्टेबल कर देंगे। भाई अगर ये लोन पेयर H+ को देगा तो ऐसा दिखेगा, तो ये लोन पेयर से इसको स्टेबल कर देंगे, इसलिए सबसे ज्यादा स्टेबल हो जाता है ये। और अगर कैटाइन स्टेबल है यानी कि अच्छा बेस रहा होगा, ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। SIR इफेक्ट सोचो, यहां पर SIR कहां सोचना है बेसिसिटी में? 2 डिग्री एंड 3 डिग्री एरोमेटिक अमीन में सोचना है SIR। और 3 डिग्री की बेसिसिटी 2 डिग्री से ज्यादा होती है, सबको पता है। डिग्री ज्यादा बेसिसिटी ज्यादा, डोनेशन ग्रुप होते हैं, ठीक है। SIR इफेक्ट मैं लगा रहा हूं, ध्यान से देखना जरा क्या होता है इससे। मान लो यहां मैंने NHMe ले लिया, या मैं यहां पर NMe2 भी ले सकता हूं, है ना। मैंने G ग्रुप लगा दिया, इसको रिपेल करेगा। G कौन से वाले? वही वाले जो आप पीछे बढ़ के आए हो। अगर ये इसको रिपेल करेगा तो इसका प्लेन चेंज हो जाएगा, और अगर इसका प्लेन चेंज हो जाएगा तो ये नाइट्रोजन का लोन पेयर ना इसके साथ रेजोनेंस नहीं कर पाएगा, यानी कि बेसिक स्ट्रेंथ बढ़ेगी। तो SIR से कार्बोक्सिलिक में उसका नाम ऑर्थो था, एसिडिक स्ट्रेंथ भी बढ़ती है और बेसिक भी बढ़ती है, दोनों बढ़ती है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो SIR से बेसिक स्ट्रेंथ बढ़ जाती है, 2 डिग्री 3 डिग्री में ही लगाना है ये। SIP होता है स्टेरिक इनहिबिशन इन प्रोटोनेशन। इसमें क्या होता है? इसमें बेसिक स्ट्रेंथ कम हो जाएगी। क्यों? ये NH2 है, यहां मैंने G ग्रुप लगा दिया, तो होता क्या है, जब इसको H+ मिलता है तो ये ऐसा दिखता है, और ऐसा दिखेगा तो ये NH3+ बनाएगा, और NH3+ अब रिपल्सन के दायरे में आ गया, इसको रिपेल करेगा, ये लेस स्टेबल हो जाएगा, और लेस स्टेबल होने से लेस बेसिक हो जाएगा ये, यानी कि बेसिसिटी इसकी कम हो जाएगी, यानी कि बेसिक स्ट्रेंथ डिक्रीजेस। किसकी वजह से? SIP की वजह से बेसिक कम होती है, SIR से बढ़ती है, 2 डिग्री 3 डिग्री में बढ़ेगी, 1 डिग्री में कम होगी, और ये कहानी कहां लगेगी? एरोमेटिक अमीन में लगेगी, ठीक है, क्लियर है। अब मैं आपको वो बात बता देता हूं जो बड़ी इंपॉर्टेंट है। क्या? बेसिक स्ट्रेंथ, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, बेसिक स्ट्रेंथ इन एलिफेटिक अमीन। एलिफेटिक अमीन में बेसिक स्ट्रेंथ की बात कर रहा हूं मैं, ध्यान से देखो। अगर मेरे पास ऐसा लिखा है RNH2, R2NH और R3N, ऐसा लिखा है, ठीक है, ध्यान से देखिएगा। 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री। अगर मीडियम गैस है, मतलब गैस फेज है, तो इंडक्टिव से आंसर आता है। 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री इंडक्टिव डोमिनेट करता है। और अगर एक्वस मीडियम है तो 213 इन मिथाइल और 231 इन इथाइल, ये ध्यान रखिएगा। रीजन क्या है? एक्वस मीडियम में हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से ऐसा हो जाता है, सॉल्वेशन जिसको हम बोलते हैं, ध्यान रखिएगा, है ना, ड्यू टू सॉल्वेशन। इसके आगे 3 to 1 चाहे कोई भी फेस हो, ठीक है, ड्यू टू सॉल्वेशन या हाइड्रेशन, ड्यू टू सॉल्वेशन और हाइड्रेशन। क्लियर है एकदम?
तो ये ध्यान से याद रखिएगा इसको, आगे चलते हैं। चलो एक सवाल इसका कर लेते हैं कि अगर कभी रिंग आ जाए तो कैसे करना है। ध्यान से देखना, यहां पर लगा है -m इज ग्रेटर देन -i, डोमिनेटिंग से करेंगे। यहां लगा है -m इज ग्रेटर देन -i, डोमिनेटिंग से करेंगे। यहां लगा है +m या +h बोल दो इज ग्रेटर देन +i, हटा दो। अब मुझे बताओ इन सभी में देने वाला चाहिए, क्यों? बेसिक स्ट्रेंथ है, देने वाला चाहिए। 4 वाला सबसे ज्यादा होगा, ये गलत हो गया, ये गलत हो गया, ये बचा और ये बचा। 4 के बाद 1 कह रहे हैं, 1 कह रहे हैं, बिल्कुल सही है, इसमें भी है। अब 3 और 2 में कंपेयर कराना, यहां 2 और 3 लिखा है, ठीक है। 3 और 2 में बताओ NO2 और CHO में ये ज्यादा खींचता है, ज्यादा खींचेगा तो कम बेसिक कर देगा, तो 2 कम हो जाएगा, 3 ज्यादा, सी आंसर, ठीक है ना। अगला सवाल बताएं, विच इज द स्ट्रॉन्गेस्ट बेस। देखें नाइट्रोजन का लोन पेयर रेजोनेंस में जा रहा है, इधर भी, इधर भी, इधर भी और इधर नहीं। लोन पेयर सिंगल सिंगल, नो कॉन्जुगेशन, डी आंसर, खत्म हो गया। बाकी सब में रेजोनेंस होता था। चलिए स्टेबिलिटी ऑफ इंटरमीडिएट और कवर कर लेते हैं, तो आपका जीओसी कंप्लीट। सबसे पहले आपको क्या सोचना है, देखो कभी भी सवाल आएगा, कभी भी सवाल आएगा आपके पास, स्टेबिलिटी बताओ कार्बोकेटाइन कार्बेनाइन फ्री रेडिकल, तो क्या सोचना है, कंबाइन इफेक्ट हम लगा देंगे। सबसे पहले सोचना बैक बॉन्डिंग, ठीक है। जैसे CH2+ और NH2, बताओ कौन ज्यादा स्टेबल है? NH2 वाला ज्यादा स्टेबल है, क्यों? साइड डिफरेंस, इसका लोन पेयर आसानी से डोनेट कर देगा इसके मुकाबले, क्यों? क्योंकि ओवरलैपिंग अच्छी होगी, है ना। इसके बाद क्या आएगा, CH2+F आएगा। तो बैक बॉन्डिंग सबसे पहले लगाने का, बैक बॉन्डिंग सबसे पहले लगाने का, ठीक है। बैक बॉन्डिंग सबसे ऊपर आएगा। फिर क्या करना है, बैक बॉन्डिंग लगा दी, फिर एरोमेटिसिटी, मेसोमेरिक, हाइपर और इंडक्टिव, ये सोचना है। और स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन +m +h और +i के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल -m और -i। कार्बोकेटाइन में -h होता ही नहीं है, अल्कीन में होता है वो। तो अगर हाइब्रिडाइजेशन आ गया, मान लो ट्रिपल बॉन्ड लगा है, डबल लगा है, सिंगल लगा है, तो सिंगल बॉन्ड पर प्लस ज्यादा स्टेबल होगा कंपेरिजन टू डबल, फिर ट्रिपल, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ रही होगी इस कैरेक्टर की वजह से, ठीक है। कुछ सवाल कर लो जरा फटाफट से, बताओ जरा इसके लिए। बैक बॉन्डिंग सोचो, क्या इसमें बैक बॉन्डिंग है? नहीं है। एरोमेटिसिटी नहीं है, रेजोनेंस नहीं है, हाइपर से हो जाएगा। इसके 2 अल्फा H, इसके 3 और 2 5 अल्फा H, इसके 3 और 3 6 अल्फा H। जिसमें अल्फा H ज्यादा उतनी ज्यादा स्टेबिलिटी, चेक कर लो, ये आएगा आंसर। ये वाला करो आप, ये प्लस है 3 3 6 और 2 8, यहां 3 और 1 4, यहां ओनली 2, ये आ जाएगा आंसर। जितने ज्यादा अल्फा है उतनी ज्यादा स्टेबिलिटी। यहां देखो 3 2 5 2 7, यहां 2 और 1 3 और यहां 1, ये आ जाएगा आंसर। ऐसे करना है, बड़ा आसान है। अगला बताओ, चेक करो क्या बीवी है, इसकी बीवी है, मिल गई, देखो ना, प्लस के जस्ट पास में लोन पे है, बीवी मिल गई, ठीक है। अब देखो जरा हाइब्रिड कॉन्जुगेशन, इसके 2 और 2 4 अल्फा H, इसके 2 और 2 4 अल्फा H, इससे नहीं आएगा आंसर। इंडक्टिव से चलो, यहां इसका -i लग रहा है, इसका भी -i लग रहा है। -i जितना दूर उतना अच्छा कार्बोकेटाइन के लिए, भाई -i तो खींचता है ना, कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी कम कर देगा। अगला बताओ, CF3 CCl3 में इसकी भी बीवी है, इसकी भी बीवी है, दोनों की बीवी है। किसकी बीवी अच्छी? जहां साइज डिफरेंस कम होगा। कार्बन फ्लोरीन सेम पीरियड में आते हैं, कार्बन क्लोरीन नीचे आता है, देखो कार्बन आता है, फ्लोरीन आता है, इसके नीचे क्लोरीन आता है, तो इसकी बॉन्डिंग अच्छी होगी, इसकी बॉन्डिंग थोड़ी पुअर होगी। अगर मैं इसकी बात करूं, कार्बोकेटाइन में क्या क्या होता है, ये लोकलाइज कार्बोकेटाइन, ये डीलोकलाइज, 2 टाइप के हो सकते हैं। हाइब्रिडाइजेशन sp2 ट्राइगोनल प्लेनर, वैकेंट ऑर्बिटल होता है इसके पास भी, इसके पास भी। लुईस एसिड है, दोनों वैकेंट ऑर्बिटल है। डायमैग्नेटिक है, पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, पेयर्ड है तो मैग्नेटिक मूवमेंट 0 है, ठीक है। कुछ प्रॉपर्टीज है ये। अगला देखो, कार्बेनाइन की स्टेबिलिटी, थोड़ी छोटी हेडिंग होगी, बड़ी कर लेना। कार्बेनाइन की स्टेबिलिटी अल्फा इफेक्ट लगाएंगे। अब यहां पर अल्फा इफेक्ट क्या लगता है, यहां लगता है वैकेंट डी वाला। सर ये वैकेंट डी कहां मिलेगा? एटॉमिक नंबर 13 से 17 और इसके नीचे वाले। और यूजुअली तुम्हें वैकेंट डी मिलेगा फास्फोरस, क्लोरीन और सल्फर, इनमें यूजुअली देखने को मिलेगा, ठीक है। तो कार्बेनाइन के पास लोन पेयर है, ये भी एक तरीके से बैक बॉन्डिंग है, लेकिन कौन सी वाली? वैकेंट डी वाली। इसको हम डी ऑर्बिटल रेजोनेंस भी बोल देते हैं। तो आपको वही सोचना है, एरोमेटिसिटी, मेसोमेरिक, हाइपर इंडक्टिव। स्टेबिलिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू -m -i, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू +m +i। कार्बेनाइन में हाइपर कॉन्जुगेशन होता नहीं है, तो यहां H हटा दिया है। अगर मैं हाइब्रिडाइजेशन की बात करूं तो ट्रिपल बॉन्ड पे नेगेटिव, अब अच्छी बात हो गई, फिर डबल और फिर सिंगल। क्यों? नेगेटिव चार्ज अच्छी बात है, पॉजिटिव चार्ज गंदी बात है, ठीक है। चलिए सवाल करिए जरा, यहां नेगेटिव है, इधर यहां नेगेटिव लगा लेना। चलो बताओ, इसकी बीवी है, क्यों? सल्फर के पास वैकेंट डी है, तो ये अपना लोन पर यहां दे सकता है। इसकी बीवी नहीं है, तो यहां बीवी मिल गई। यहां देखो, ये नेगेटिव और ये नेगेटिव। अब ध्यान से देखना, अगर रिंग पर ही रेजोनेंस है तो वो रेजोनेंस करता नहीं, रिंग पर नेगेटिव है।
रिंग के बाहर नेगेटिव नहीं है, रिंग पर ही नेगेटिव है, तो वो डबल बॉन्डेड नेगेटिव आ गया, तो वो आगे रेजोनेंस करेगा ही नहीं। जैसे पाइरिडिन में मैंने बताया था, ये रेजोनेंस नहीं करता, क्यों? दो लगातार डबल बॉन्ड पॉसिबल नहीं है। तो अगर ये रेजोनेंस नहीं करेगा यानी कि इसके मेसोमेरिक इफेक्ट लगेंगे नहीं, ओनली इंडक्टिव से चलो, और ओनली इंडक्टिव तो माइनस आई माइनस आई माइनस आई, और कार्बन आयन के जितने पास होगा उतना अच्छा है, खींचने वाले होने चाहिए ना कार्बन आयन के लिए। अगला बताओ जरा, अगर मैं इसका नेगेटिव रेजोनेंस कराता हूं तो O पर नेगेटिव, इसका कराता हूं तो N पर नेगेटिव, इसका कराता हूं तो C पर नेगेटिव, किस पर नेगेटिव ज्यादा स्टेबल है? O पर नेगेटिव, तो यानी कि आ गया आंसर। यहां बताओ जरा, ये सीधे जुड़ा है इससे ना, ये कार्बन नहीं है, सीधे जुड़ा है, ठीक है, सीधे जुड़ा हुआ, सीधे। ध्यान से देखो, यहां वैकेंडी डी ऑर्बिटल है, जो 2 बीवी आ गई इसकी 2 बीवी है, इसकी एक ही बीवी है, क्यों? एक ही जगह सल्फर है और इसकी कोई बीवी नहीं है, तो ये आ गया आंसर। बैक बॉन्डिंग से स्टेबिलिटी आ जाती है। इसमें बताओ जरा, जब ये नेगेटिव रेजोनेंस करेगा तो यहां जाएगा, ये नेगेटिव रेजोनेंस कर ही नहीं सकता, क्यों? यहां पर बॉन्ड आ ही नहीं सकता, ब्रेड रूल, यानी कि ये ज्यादा स्टेबल है। ठीक है, इस तरीके से आप सवाल कर सकते हो। अगर मैं आपसे बोलूं हाइब्रिडाइजेशन के बारे में, तो अगर मैं एक ऐसा ले लूं CH3 माइनस लोकलाइज, और एक ले लूं मैं डीलोकलाइज वाला, एक लोकलाइज ले लिया और एक मैंने डीलोकलाइज वाला ले लिया, चलिए भाई बताइए, ये sp3 है, sp2 है, ट्राइगोनल प्लेनर होता है, ये ट्राइगोनल पिरामिडल है, लुईस बेस है, डायमैग्नेटिक है, मैग्नेटिक मोमेंट 0 होगा, क्यों? लुईस बेस क्यों? क्योंकि लोन पे डोनर है। ठीक है, अगला है फ्री रेडिकल की स्टेबिलिटी की बात करें तो यहां पर ना तो बीवी लगनी है, क्योंकि अनपेड इलेक्ट्रॉन होता है, ऑड इलेक्ट्रॉन है, ना बीवी लगेगी ना एरोमेटिसिटी, सीधा है मेसोमेरिक हाइपर इंडक्टिव से सोचो, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्लस m प्लस h प्लस i और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू माइनस m और माइनस i, माइनस h होता नहीं है। ठीक है, अगर मैं हाइब्रिडाइजेशन की बात करूं, सेम एज कार्बोकेटाइन, जैसे कार्बोकेटाइन में किया था सेम वैसे ही होता है। ठीक है, यानी कि इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी पर डेफिशिएंसी नहीं आनी चाहिए, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी पर डेफिशिएंसी नहीं आनी चाहिए, और फ्री रेडिकल डेफिशिएंट होता है ना, 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं इसके पास। ठीक है, चलिए सवाल कर लेते हैं जरा, कौन ज्यादा स्टेबल होगा? ध्यान से देखो, झमाझम रेजोनेंस, रेडिकल सिंगल डबल सिंगल, पूरी रिंग में घूम जाएगा, यहां एक ही जगह आ रहा है, डबल बॉन्ड पर रेडिकल पॉजिटिव या नेगेटिव रेजोनेंस नहीं करते, है ना, तो ये आ गया। अगला रेडिकल सिंगल डबल सिंगल, यहां भी जा रहा है, यहां भी जा रहा है, इसमें सिर्फ यहां जा रहा है, इसमें कहीं नहीं जा रहा, जितना ज्यादा रेजोनेंस उतनी ज्यादा स्टेबिलिटी। अगला देखो, यहां पर 3 3 6 और 3 9 अल्फा एच है, यहां 3 और 3 6 है, यहां ओनली 3 है, ये आ जाएगा आंसर। कितना आसान है। अगला देखो, बताओ जरा, रेडिकल सिंगल डबल रेजोनेंस कर रहा होगा, ये बिल्कुल करेगा, ये नहीं कर रहा होगा, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट, प्लस सिंगल डबल पूरा घूम रहा है, यहां नहीं घूम रहा है, यहां एक ही बार घूम रहा है, झमाझम रेजोनेंस, यहां सिर्फ एक ही बार रेजोनेंस, और यहां पर नो रेजोनेंस, 3 1 2 3 1 2, खत्म हो गया, सिंपल एकदम। अगला बताएं जरा, PYQ कर लेते हैं। अगला चेक करो कहीं बीवी है क्या, बताओ क्या बीवी है? बिल्कुल है, यहां भी बीवी है, यहां नहीं है, तो 1 वाला और 3 वाला बीवी है, ये ज्यादा होंगे कम होंगे। अब इनमें चेक कर लो, यहां 3 और 3 6 अल्फा एच, यहां 3, तो 1 वाला ज्यादा होगा 3 से, तो 1 ज्यादा है 3 से, 2 ज्यादा होगा 4 से, यहां 3 2 5 अल्फा एच, यहां 2 अल्फा एच। समझ गए? ऐसे करना है आपको। बॉन्ड एनर्जी कंपैरिजन करवा लेते हैं। कभी ऐसा सवाल आ जाए बॉन्ड एनर्जी का तो कैसे कराना, ध्यान से देखिएगा। कभी अगर CH बॉन्ड को तोड़ो, CH बॉन्ड को तोड़ना हो तो फ्री रेडिकल बनाओ, फ्री रेडिकल बनाओ। जैसे मेरे पास लिखा है एक, ये आपसे बोला गया है इस बॉन्ड को तोड़ने के लिए X एनर्जी लग रही है और इस बॉन्ड को तोड़ने के लिए Y एनर्जी लग रही है, तो बॉन्ड एनर्जी के बारे में अगर मैं बात करूंगा तो किसकी ज्यादा किसकी कम, क्या करो, बॉन्ड को बीचों बीच तोड़ लो, रेडिकल रेडिकल, ये ज्यादा स्टेबल है यानी कि कम एनर्जी लगेगी, खत्म। रेजोनेंस है ना इसमें, इसमें नहीं है। अगर ज्यादा स्टेबल तो कम एनर्जी लगेगी, खत्म। इसका मतलब क्या है, बॉन्ड एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल। सही बात है, खत्म। ठीक है, एक सवाल 2020 का PYQ कर लीजिए। अ टर्सरी ब्यूटाइल कार्बोकेटाइन इज मोर स्टेबल देन अ सेकेंडरी ब्यूटाइल कार्बोकेटाइन बिकॉज ऑफ द फॉलोइंग। प्लस आर इफेक्ट होगा ही नहीं, पाई इलेक्ट्रॉन ही नहीं, काय का आर इफेक्ट, माइनस आर हटाओ, हाइपर कॉन्जुगेशन लग रहा है, 9 अल्फा एच और यहां 3 और 3 6 अल्फा एच। अच्छा एक बात और बता दूं, 9 अल्फा एच वाला एक रिंग के रेजोनेंस से ज्यादा स्टेबल होता है, ध्यान रखिएगा। 9 अल्फा एच वाला एक रिंग के रेजोनेंस से ज्यादा स्टेबल होता है, इस बात को ध्यान रखना है।
ठीक है, हाइपर कॉन्जुगेशन डोमिनेट करता है यहाँ रेजोनेंस पे, एक्सेप्शन के तौर पे लिख ले। और एक बात और, एक चीज होती है डांसिंग रेजोनेंस, ये साइक्लोप्रोपाइल कैटाइन वाले ज्यादा स्टेबल हो जाते हैं। डांसिंग रेजोनेंस होता है यहां पर, जो साइक्लोप्रोपाइल की रिंग है उसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बहुत ज्यादा होती है, क्योंकि इसके ऑर्बिटल जो है वो बेंट होते हैं, है ना, इसके ऑर्बिटल ऐसे होते हैं बेंट इस तरीके से। तो ये आपस में इंटरेक्ट करके यहां इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बहुत बढ़ा देते हैं और इसका वैकेंट ऑर्बिटल को इलेक्ट्रॉन दे सकते हैं। ठीक है, एक देगा तो बाकी दोनों नहीं देंगे, डांसिंग रेजोनेंस बोलते हैं। अगर 3 डांसिंग रेजोनेंस वाली रिंग आ रही है तो वो ज्यादा है कंपैरिजन टू 2 और फिर 1। ठीक है, ये ऑर्डर ध्यान रखिएगा, डांसिंग रेजोनेंस की वजह से होता है। और कभी अगर आ जाए एरोमेटिसिटी के बारे में, तो एरोमेटिक रिंग, ठीक है, ज्यादा होगी रेजोनेंस से। क्यों? ये पॉजिटिव बिना इन्वॉल्व होके पीएच रिंग एरोमेटिक है, जबकि ये इन्वॉल्व होकर एरोमेटिसिटी क्रिएट कर रहा है, ज्यादा स्टेबल हो जाएगा। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। एक सवाल था ये वाला 2015 का, इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड द CCl बॉन्ड आयोनाइजेशन शैल गिव मोस्ट स्टेबल कार्बोनियम। काफी लोगों ने इसका आंसर गलत कर दिया था। अगर मैं इसको तोड़ता हूं तो माइनस प्लस, इसको तोड़ता हूं तो यहां माइनस यहां प्लस, इसको तोड़ता हूं तो माइनस प्लस, इसको तोड़ता हूं तो माइनस प्लस। अगर मैं गौर से देखने जाऊंगा तो मुझे एक बात बताइए, यहां 9 अल्फा एच आ रहे हैं और यहां एक रिंग का रेजोनेंस आ रहा है। यहां लोग कंफ्यूज हो गए थे। अच्छा, बी और सी और डी में तो दिक्कत नहीं होगी, तो हटा दो, आपको दिक्कत ए और बी में ही आएगी। यहां लोग कंफ्यूज हो गए। 9 अल्फा एच वाला ज्यादा स्टेबल होता है कंपेरिजन टू एक रिंग का रेजोनेंस। क्यों? क्योंकि हम पूरे जीओसी में ये पढ़ते हैं कि रेजोनेंस डोमिनेट करता है हाइपर कॉन्जुगेशन पे, लेकिन यहां पर 9 अल्फा एच डोमिनेट करते हैं एक रिंग के रेजोनेंस पर। ठीक है, ध्यान रखने वाली बात है ये। क्लियर है? जाते जाते हम आपको बोलना चाहते हैं थैंक यू सो मच। ठीक है, वैसे ये क्विक रिवीजन और रिकैप वाली सीरीज है। अगर किसी को ऐसा लगता है कि हम इस पूरी सीरीज से डिटेल में जीओसी पढ़ लेंगे और हम एक एक पॉइंट को क्लियर तरीके से लिख लेंगे, नोट कर लेंगे, तो देखो अलग अलग टाइप की अलग अलग सीरीजेज होती है, पहले आपको ये समझना जरूरी है। माइंड मैप सीरीज का मतलब था जितना कम से कम समय में सम अप कर दें, कुछ पॉइंट्स बता दें, थोड़ा रिवीजन हो जाए, वो होता है इसमें। मैं तो सवाल के साथ रिवीजन करा रहा हूँ तुम्हें। ठीक है, माइंड मैप में सवाल के साथ रिवीजन करा रहा हूँ, PYQs करवा के रिवीजन करा रहा हूँ, है ना। लेकिन जिन बच्चों ने जीओसी नहीं पढ़ा है, बिल्कुल भी हाथ ना डालें, फिर कह रहे हैं, है ना, वरना परेशान हो जाओगे, सर ये कहाँ से आ गया, ये कहाँ से आ गया। जीओसी अगर आपने पढ़ लिया, आप घर पे रिवाइज कर रहे थे, तो हमारे साथ रिवीजन कर लो, ये वाली बात है ना। तो फटाफट से आपका रिवीजन भी हो जाएगा जीओसी का, इसलिए माइंड मैप सीरीज चल रही है आपकी। ठीक है, मिलते हैं बेटा फिर नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए ओके बाय।